कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। Sir, welcome back. वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल हैं? बढ़िया सर। लंच कर लिया सबने? यस सर। हैं, बस सोने की तैयारी है अब। बहुत बढ़िया। कहीं ज़्यादा तो नहीं किया लंच? मतलब अगर खानी हो 2 रोटी के 4-5 रोटी खा ली हो, ऐसा तो नहीं किया ना किसी ने? हाँ, नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया। लोरी फटाफट से 1 मिनट बच्चे ऐड कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे सेशन जी। वीडियो एक बार सारे ऑन कर लेना। वर्षा, आपकी ऑडियो ऑन है? सर पहले आप सर टीपी रिवाइज करा दीजिएगा गुड सर, वो आफ्टरनून थोड़ा सर। लेंथी सर पे। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। क्या कह रहे हो? सर पहले टीपी रिवाइज करा दीजिएगा सर, थोड़ा लेंथी है ना सर वो। तो चार सारे रिवाइज करने हैं, कोई भी पहले कर लो, नहीं उसमें सर वो क्या है? एंड तक थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना अच्छा, एंड तक एग्जॉस्ट हो जाते हो? सर। सर तो वो थोड़ा सा चलो स्टार्टिंग पहले में होता टीपी है कर सर। लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी। मीनाक्षी, आपकी वीडियो बंद है जी। हाँ। सुकृति, सौरभ, करण, वर्षा, आयशा, लाभांश। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मिताली। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून वर्षा, गुड सर आफ्टरनून। लंच हो गया आपका? मैंने लंच कर लिया जी। सर सर आपको नींद नहीं आ रही अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लंच किया ही थोड़ा कम है ताकि नींद ना आए। और वैसे मैं दोपहर को, अच्छा। वैसे मुझे दोपहर को नींद आती नहीं है इतनी। सर हमें तो कभी भी नींद आ जाती है, दोपहर हो शाम हो सुबह हो। अब सर वो स्टूडियो आपके घर में ही है सर क्या? है। सर स्टूडियो आपके घर पे ही है सर? स्टूडियो, हाँ स्टूडियो मेरे घर पे ही है यार। सर आप पूरा ठीक आपका ठीक। ऐसे दिखाने वाले थे ना, वर्षा ने यस सुबह सर सुबह स्टूडियो बोला था। दिखा दीजिए सर। हाँ प्रूफ तो प्रूफ दिखाओ। यस सर दिखा दीजिए। सर अभी नहीं दिखा, स्टूडियो आराम भी से सर। दिखाऊंगा। देखो वो उसके लिए सेशन ना अलग रखेंगे आराम से। ठीक है, अभी चल रहा ओके है, सर। देखो अभी चल रहा है रिवीजन सेशन, ठीक है? तो रिवीजन सेशन में सिर्फ रिवीजन करेंगे, जब अलग से सेशन रखेंगे फिर दिखाऊंगा स्टूडियो। ओके सर। ओके सर। चलो जी। तो ऑलमोस्ट बच्चे ऐड हो चुके हैं। द पीपल लिस्ट शोन देम ऑल। ओके, चलो ऐसा करते हैं, फिर अपना पहले टीपी वाला चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है जी? बच्चा कह रहा है पहले टीपी रिवाइज करवा लो क्योंकि टीपी लेंदी है। ठीक है, तो पहले टीपी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम गार कर लेंगे, उसके बाद फिर हमारा फॉर्म की टैक्सेशन है वो कर लेंगे, और देन फिर जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है बिल्कुल सिंपल सा, उसको हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है जी? एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप मुझे बताना स्क्रीन आपको शो हो रही है नहीं हो रही है। एक सेकेंड। हो रही है। हाँ जी, हो रही है सर। स्क्रीन हो रही हो है? रही है सर। हो रही है सर। चलो बहुत बढ़िया जी। ओके। लो जी, इधर देखो ध्यान से, फिर एक बार मैं गार का चैप्टर यहाँ से हटा देता हूँ। अब एक बार ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर जो है उसकी रिवीजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। ठीक है जी? आपके सामने मैंने चैप्टर खोल लिया जी ट्रांसफर प्राइसिंग का। ठीक है, एक बार ट्रांसफर प्राइसिंग की फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने वैसे टॉपिक कौन कौन से कर लिए? एक तो मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चैप्टर नंबर 5 हो गया, चैप्टर नंबर 10 हमारा हो गया जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 भी मेरे ख्याल से हो गया, फर्म और डिविडेंड की टैक्सेशन वाला। ठीक है, चैप्टर नंबर मेरे ख्याल 6 हमारा पेंडिंग बचा है, 7 हमारा पेंडिंग बचा हुआ है, और 8 हमारा बचा है, 9 हमारा बचा है। यही हमारे बैलेंस बचे हैं ना? सर डीटी डबल ए हो गया ना चैप्टर 6? अच्छा हाँ, डी टी डबल ए हो गया हमारा, 7, 8 और 9 और 11। हाँ।
मतलब 7, 8, 9 और 11 ये 4 चैप्टर हमारे बैलेंस बचे हैं, ठीक है जी। yes. लो जी, आओ जी एक बार फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इधर देखो ध्यान से। अब अगर मैं ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करूंगा जी, लेक्चर नंबर 44 में हमने स्टार्ट किया था ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर जी, ठीक है। इधर देखो ध्यान से। अब ट्रांसफर प्राइसिंग में कौन कौन से प्रोविजन कवर होंगे, एक बार मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको लिस्ट लिखवाई थी कि सेक्शन नंबर 92 जो है ना वो हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग का है, ठीक है जी। अब 92 में कौन कौन से प्रोविजन है, एक तो आपका 92(1) यहाँ पे होगा, 92(2) यहाँ पे होगा, 92(2)(a), 92(3), 92(4), उसके बाद फिर आपका 92(b1), 92(b2), BA, C1, C2, C3, C4, रूल नंबर 10CA, रूल 92CA, 92D, 92CB, 92CC, 92CD, 92E, 271AA, 271BA और 271G और 92CE और रूल नंबर 10CB, ये सारे प्रोविजन हमें टीपी में कवर करने हैं। अच्छा, ट्रांसफर प्राइसिंग का लॉ क्यों लेकर आए थे, इसका लॉजिक मैंने क्लियर किया था कि कुछ केस में इंटरनेशनल हम ट्रांजैक्शन करते थे, वहां पे प्राइस हमारा एफएमई से कम होता था। उस केस में गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टीपी का चैप्टर इंसर्ट किया। अब याद करो, मैंने क्लास में आपको समझाया था कि एक फॉरनर जो है वो नॉर्मली इंडियन को ना ब्लैकमेल करता था। अब अगर फॉरनर इंडियन को ब्लैकमेल करेगा तो इंडियन क्या करेगा, जब भी सामान बाहर बेचेगा वो कम प्राइस पर बेचेगा, या वो क्या होगा कि अगर मान लो ब्लैकमेल नहीं भी किया तो अगर ब्लैक मनी में कन्वर्ट करना है, मान लो एफएमवी एक प्राइस की 1000 रुपये की है, सेल कर दिया 500 रुपये, नुकसान गवर्नमेंट को 500 रुपये का हो गया, तो गवर्नमेंट इसे कवर करने के लिए टीपी का चैप्टर लेकर आई थी। और मैंने क्लास में कहा भी था कि टीपी का चैप्टर जो है ना वो एक सार है। सार का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। याद करो, जो मैंने गार का चैप्टर करवाया था, मैंने कहा था गार और एक सार होता है। गार का मतलब क्या होता है, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल, और सार का मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। मतलब जो लोग अवॉइडेंस करते थे उसको रोकने के लिए जहां पे प्रोविजन बन चुके हैं वो तो हो जाएगा सार। जो लोग अवॉइडेंस कर रहे हैं अगर उसको रोकने के लिए प्रोविजन नहीं बने, वहां पे गवर्नमेंट क्या लेकर आ चुकी है, गार। तो अगर मैं टीपी की बात करूंगा, टीपी जो है वो एक सार के अंदर कवर होगा। सबसे पहला सेक्शन जो हमने टीपी में कंप्लीट किया दैट इज सेक्शन नंबर 92(1). अब 92(1) ये बात कहता है, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन शैल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू आर्म लेंथ प्राइस। याद करो, मैंने क्लास में कहा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग इज नटशेल, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की फेयर मार्केट वैल्यू निकालना और उसके बेस पे ट्रांजैक्शन करना इज ए ट्रांसफर प्राइसिंग। मतलब अगर कोई पर्सन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेगा, उसने जो भी इनकम शो की होगी ना, तो गवर्नमेंट करिए उस इनकम के बेस पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम इनकम निकालेंगे एएलपी के बेस पे, और जो तुम्हारी इनकम आएगी वही तुम्हारी सही इनकम होगी। अगर तुमने इनकम गलत दिखाई है उतना पोर्शन तुम्हारी इनकम में एड बैक कर देंगे, तुम्हारे हाथ में टैक्सेबिलिटी लगा देंगे। ये हमारा 92(1) में लिखा था। फिर 92(1) में वर्ड क्या था, इनकम। तो गवर्नमेंट कहते हैं इनकम में सिर्फ इनकम कवर नहीं होगी, इनकम इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट ऑल्सो। मतलब अगर बातें एक्सपेंडिचर की होंगी, अगर बातें इंटरेस्ट की होंगी, उस केस में भी टीपी का चैप्टर लगेगा। बस ये बात ध्यान दो। तो क्रक से निकल क्या रहा है कि पहली बात, टीपी का लो लगेगा हर ट्रांजैक्शन पे नहीं लगेगा, अगर ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल होगी उस केस में टीपी का लो लगेगा। अच्छा, क्या इंडिया से बाहर की गई हर ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल में कवर होगी? आंसर इज नो। याद करो, मैंने कहा था इंटरनेशनल में कौन सी कवर होगी, वो 92B में डिफाइन है। 92B के दो सबसेक्शन थे, एक तो 92B1 और एक 92B2। अब B1 में क्या था और B2 में क्या था उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ये क्लियर करो कि अगर आपने इंडिया से बाहर कोई भी ट्रांजैक्शन की है हर केस में टीपी लगेगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट करिए अगर वो ट्रांजैक्शन 92B में कवर होगी फिर तो टीपी लगेगा, अगर 92B में कवर नहीं होगी ना उस केस में टीपी की बात नहीं होगी। अच्छा, एक वर्ड मैंने और आपको बताया था, दैट इज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या होता है, अगर आपने इंडिया से बाहर कोई भी ट्रांजैक्शन की है वो क्रॉस बॉर्डर में कवर हो जाएगी, बट कोई भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल में कब कवर होगी वो 92B में हमें देखना पड़ेगा। एक तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। फिर मैंने कहा था कि जहां पे टीपी का एप्लीकेबल होगा ना उस केस में दो केस होंगे, या तो गवर्नमेंट को फायदा होगा या गवर्नमेंट को नुकसान होगा। अच्छा, फायदा किस केस में होगा? फायदा उस केस में होगा अगर मान लो इंडिया वालों ने बाहर सामान को एक्सपोर्ट किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल 500 रुपये का, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 1000 रुपये। तो अगर 1000 रुपये का सामान 500 रुपये के अंदर बेच दिया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, 500 रुपये आपकी इनकम एड बैक कर देंगे, यहां तो टीपी लगेगा। बट अगर मान लो 1000 वाला सामान मैंने 1500 का बेचा, तो यहां अगर गवर्नमेंट टीपी लगा देगी ना, गवर्नमेंट को नुकसान है, क्योंकि जब मैं खुद कह रहा हूं कि 1000 वाला सामान मैंने 1500 का बेचा है तो गवर्नमेंट करिए उस केस में टीपी की बात नहीं होगी। तो याद करो सेक्शन नंबर 92 का 3 सब सेक्शन जो है उसमें क्या लिखा था कि अगर टीपी लगाने से इंडियन इनकम कम होगी या लॉस इंक्रीज होंगे ना उस केस में टीपी का नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, अगर टीपी लगाने से गवर्नमेंट को फायदा होगा उस केस में टीपी लगेगा, अगर गवर्नमेंट को नुकसान होगा उस केस में टीपी नहीं लगेगा। ये बातें हमने वहां पे कंप्लीट की थी। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना
इंटरनेशनल किसे कहते हैं उसके लिए हम 92B के पास गए। याद करो 92B में ना एक तो 92B1 था और एक 92B2 था। B1 किसे कहते हैं एक्चुअल इंटरनेशनल, B2 किसे कहते हैं डीम्ड इंटरनेशनल। क्या क्लास में कोई सिंगल बच्चा है जो वहां पे बैठे बैठे बोल सके B1 में क्या था? B1 में लिखा हुआ है ऐसी ट्रांजैक्शन को इंटरनेशनल बोलेंगे जो एंटर की गई है 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, इन विच वन पार्टी और बोथ पार्टी मस्ट बी एनआर। इट मीन्स अगर R टू NR है, आपस में लिंक है, TP लगेगा। NR टू NR है, आपस में लिंक है, TP लगेगा। बट अगर दोनों NR होंगी उस केस में TP तब लगेगा अगर दोनों में से किसी एक NR की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। बट अगर दोनों रेजिडेंट होंगे ना उस केस में TP का लो नहीं लगेगा, क्योंकि TP का लो इंटरनेशनल पे लगता है, डोमेस्टिक पे नहीं लगता। तो पहली बात तो ये समझ लो, एक्चुअल मीन्स से ट्रांजैक्शन एंटर बिटवीन 2 और मोर एसोसिएटेड इन विच वन पार्टी और बोथ पार्टी मस्ट बी एनआर। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि मैंने कहा कि अगर दोनों पार्टीज में आपस में लिंक होगा तब टीपी का लो लगेगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर आपस में लिंक कब बनेगा? तो गवर्नमेंट कहती है 92A में जाओ। जब मैं 92A में गया टोटल मिला के वहाँ पे 12 पॉइंट्स थे। अगर उन 12 पॉइंट्स में कहीं पर भी कवर हो जाता हूँ तो उस केस में लिंक मान लेंगे, अगर 12 में कहीं पर भी कवर नहीं होता फिर हम लिंक नहीं मानेंगे। अब याद करो 12 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या था 92A का, कि अगर मान लो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के 26% और मोर अगर वोटिंग पावर होल्ड की होंगे, दोनों पार्टी लिंक पार्टी बन जाएंगे। दूसरा था अगर A ने B के होल्ड किए हैं, A ने C के होल्ड किए हैं, तो B और C क्या बन जाएंगी? लिंक पार्टी बन जाएंगी। तीसरा केस था अगर A ने B को लोन दिया है, उसकी बुक वैल्यू जो एसेट की है उसके 51% या उससे ज़्यादा, तो A और B लिंक पार्टी बन जाएंगे। चौथा केस यह था कि अगर A ने B को गारंटी दी है लोन की 10% या उससे ऊपर, A और B लिंक पार्टी बन जाएंगे। अगला केस अगर A ने B के मोर देन हाफ BOD अपॉइंट किए हैं या 1 और मोर ED अपॉइंट किया है, A और B लिंक पार्टी बन जाएंगे। अगला केस अगर A ने B के मोर देन हाफ BOD अपॉइंट किए, A ने C के मोर देन हाफ BOD अपॉइंट किए, तो B और C जो होंगे आपस में लिंक पार्टी बन जाएंगे। अगला केस था अगर A B को नो हाउ दे रहा है, ट्रेडमार्क पेटेंट्स दे रहा है और B कंपनी उसके बिना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती, तो ये दोनों पार्टी क्या बन जाएंगे? लिंक पार्टी बन जाएंगे। अगला केस था अगर A B को मटेरियल सप्लाई कर रहा है 90% या उससे ज़्यादा, तो दोनों पार्टी क्या बन जाएंगे? लिंक पार्टी बन जाएंगे। अगला केस फिर ये था अगर A और B है, मान लो A सेलर है B बायर है, अगर किसी केस में बायर प्राइस फिक्स करेगा दोनों पार्टी क्या बन जाएंगे? लिंक पार्टी बन जाएंगे। फिर अगला केस मैंने कहा था कि एक इंडिविजुअल है, एक पार्टी को कंट्रोल कर रहा है, दूसरी पार्टी को वो कंट्रोल कर रहा है, मतलब एक सेम इंडिविजुअल अगर दो एंटिटी को कंट्रोल करेगा तो वो दोनों पार्टी आपस में लिंक पार्टी बन जाएंगे। फिर अगला केस था कि अगर एक एंटिटी है उसको HUF कंट्रोल कर रही है, दूसरी एंटिटी को HUF या उसके रिलेटिव कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों पार्टी क्या बन जाएंगी? लिंक पार्टी बन जाएंगी। और लास्ट में गवर्नमेंट कहती है अगर एक पार्टनरशिप फर्म है AOP BY है, उसमें अगर 10% या उससे ऊपर की शेयरिंग होगी तो दोनों पार्टी लिंक पार्टी बन जाएंगी। बस ये पर ध्यान दो। मैं सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ जी, अगर इन 12 में से कहीं पर भी आप कवर हो जाते हो तो ऐसा नहीं मैं कह रहा TP का लो लग जाएगा, आप बन जाओगे एसोसिएटेड, और अगर एसोसिएटेड बन चुके हो तो बन जाओगे इंटरनेशनल, और अगर इंटरनेशनल में कवर हो चुके हो उस केस में TP का लो लगेगा। बस ये बात ध्यान देना। तो पहली बात TP का लो हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता, अगर ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल है तो लगेगा। इंटरनेशनल के लिए आपस में लिंक होना चाहिए, आपस में लिंक कब बनेगा उसके लिए सेक्शन नंबर 92A के पास जाना पड़ेगा। अब जाके 92B1 हमारा कंक्लूड हो गया। अब बच्चा ये बात कहता है सर अगर हम 92B1 में आ जाते हैं फिर तो हम बन जाएंगे एक्चुअल इंटरनेशनल, बट ऐसा भी तो आपने कहा था कि कुछ केस में डीम्ड बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे जी। वो किस केस में कवर होगा? अगर आप 92B2 में कवर हो जाते हो। याद करो B2 में लिखा था एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया और USA का आपस में लिंक है, इंडिया और चाइना का आपस में लिंक नहीं है। अब अगर इंडिया USA का लिंक है, इंडिया चाइना का लिंक नहीं है, अगर नॉर्मल कैलकुलेशन करें इंडिया चाइना वाले कोई भी ट्रांजैक्शन करें उस पर TP नहीं लगना चाहिए क्योंकि लिंक ही नहीं है। बट गवर्नमेंट कहती है अगर ये ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड है, मतलब अगर ये आपस में हो रही है दोनों में लिंक नहीं है, फिर भी हम इन दोनों का लिंक मान लेंगे अगर दो में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं 92B2 ये बात कहता है ऐसी दो पार्टी जिनका आपस में लिंक नहीं है उन दोनों में भी लिंक मान लेंगे। ऐसी दो पार्टी जिनका आपस में लिंक नहीं है उन दोनों का भी लिंक मान लेंगे। कब? अगर दो में से कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन अगर USA और चाइना का आपस में कोई प्रायर एग्रीमेंट है। सेकंड कंडीशन जो इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हो रही है उसकी टर्म्स कंडीशन डिटरमाइन करने वाली कौन है? USA वाली पार्टी है। अब सोच के बोलना अगर ट्रांजैक्शन मेरे और मान लो सौरभ के बीच में हो रही है
तो ओमकार टर्म्स कंडीशन डिसाइड करने वाला कौन होता है? अगर ट्रांजेक्शन मेरे और सोनू के बीच में हो रही है और अगर मान लो कोई तीसरा बच्चा कह रही मैं टर्म्स डिसाइड करूंगा, तो इट मींस अगर वो तीसरी पार्टी टर्म्स डिसाइड कर रही है तो कुछ ना कुछ तो पंगा है। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर ऐसा हमें देखने को मिल गया ना तो ये तुम्हारी अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन भी रिलेटेड बन जाएगी, उस केस में टीपी का लो लग जाएगा। अब आप में से कई सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप करके पूछा था जी कि ये पता कैसे लगता होगा कि लिंक है या नहीं है। मैंने पहले भी कहा था स्पेशल ऑफिसर होते हैं, उसकी टेंशन आपकी नहीं है। गवर्नमेंट के ऑफिसर बैठे हैं जिनका काम ही यही है बस ये चेक करना कि आपस में लिंक है या नहीं है। ठीक है ओमकार, सारी लाइटें लूटें बंद कर दिए, क्या चक्कर है? नहीं सर, वो मतलब वातावरण ही वैसे हो रखा है। हैं? बादल छा गए सर इधर। क्या आ गए थे? बादल छा गए सर यहाँ पे। बादल? कमरे के अंदर बादल कैसे आ गए नालायक? बाहर सर, कमरे के अंदर। हाँ तो अंदर की लाइट तो जलाओ ना, बाहर बादल आके अंदर माहौल बना लिया तुमने। ठीक है सर। मतलब बादल तो बाहर आए हैं ना नालायक, अंदर तो लाइट बंद करने का क्या मतलब? बच्चा कह रहा है बाहर अंधेरा हो गया, अंदर भी करेंगे पूरा माहौल बन जाएगा सर। कितना देखो सर नींद आ रही है ओमकार को। हाँ नींद वो आ रही है। सोने की तैयारी कर रहा है सर। अभी मैं सबको सुनाऊंगा, नहीं टेंशन सर। मत लो। मैंने क्लास के अंदर भी कहा था एक टीचर का दर्जा माँ से भी ऊपर होता है। माँ एक बच्चे को सुलाती है, याद टीचर है। पूरी क्लास को सुला सकता है। ठीक है सही बात है सर। तो आराम से Yes, 2 घंटे sir. बैठे रहो, मेरे ऊपर विश्वास करो, सबको सुला दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है इधर देखो ध्यान से नालायकों, अभी सुला रहा हूं तुम्हें। लो जी इधर देखो ध्यान से। अब तो यहाँ पे क्या समझ में आ गया कि 92B1 दैट इज एक्चुअल इंटरनेशनल, 92B2 क्या बन गया? डीम्ड इंटरनेशनल। अब डीम्ड कब बोलेंगे? अगर दो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वो क्या बन जाएगा? डीम्ड। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया जी। अब सोच समझ के बोलना, या तो मैं 92B1 में कवर हो जाऊंगा या B2 में कवर हो जाऊंगा। अगर मैं कहीं भी कवर हो जाऊंगा तो इंटरनेशनल में कवर हो जाऊंगा, और जहां मैं इंटरनेशनल में कवर हुआ उस केस में टीपी का लो लग जाएगा, बस ये बात ध्यान देना। अच्छा अब ना 92.1 जो हमने किया था चार्जिंग सेक्शन, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, अब 92.1 में ना एक बात लिखी थी, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल शैल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू आर्म लेंथ प्राइस। अब इंटरनेशनल कब बनते हैं वो हमने देख लिया, 92B1 या B2 हमने देख लिया। अब 92.1 में ना एक वर्ड था ALP। अब वो ये बात कहता है कि जो भी इनकम कैलकुलेट करोगे ना वो ALP के बेस पे करोगे। अब याद करो ALP किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ALP निकालने के मेथड कौन कौन से होते हैं। एक ALP आएगी, मोर देन 1 ALP आएगी, उस केस में क्या करेंगे वो सारी की सारी बातें हमने 92C में की थी, अगर आपको याद आ रहा हो। बट 92C में जाने से पहले ना एक बार मैं आपको बता दूं, यहां पे एक बार चेक करना। 92.1 इसने बोला इंटरनेशनल अगर होगी तब टीपी का लो लगेगा। उसके बाद 92.3 ने बोला अगर टीपी लगाने से इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है उस केस में टीपी नहीं लगेगा। 92A ने बोला आपस में लिंक पार्टी कब बनते हैं, 92A आपको बताएगा। 92B1 कहता है इंटरनेशनल एक्चुअल कब बनेगी, वो B1 में लिखा होगा। 92B2 कहता है डीम्ड इंटरनेशनल कब बनेगी, वो B2 में लिखा होगा, ये बात ध्यान दो। अच्छा एक ना हमने क्या था 92.2, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने क्लास में एग्जांपल लिया था यूनिलीवर यूके वाला, कि अगर कोई कंपनी, एक कंपनी है यूनिलीवर यूके, उसने एक शैम्पू बनाना है, उसने एक फेस वॉश बनाना है, उसकी R&D पर उसने यूके में मान लो 500 लाख रुपए खर्चा किया। अब उसने 500 लाख रुपए खर्चा करने के बाद ना अपनी अलग अलग सब्सिडरी कंपनी में एलोकेट कर दिया। याद करो मैंने क्लास में कहा था 500 लाख रुपए खर्चा किया, 200 लाख रुपए इंडिया में डाल दिया। अब अगर 200 लाख रुपए खर्चा इंडिया में एलोकेट किया, क्या वो सही एलोकेट किया, गलत एलोकेट किया? बिल्कुल गलत एलोकेट किया सर। 200 लाख रुपए खर्चा उसने एलोकेट क्यों किया होगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, उसने इसलिए एलोकेट किया होगा क्योंकि वहां के प्रॉफिट ज्यादा होंगे। अब गवर्नमेंट ने कहा भाई 200 लाख रुपए तुमने इंडिया में एलोकेट किया, इंडिया में ये शैम्पू चलेगा ही नहीं। मैंने क्लास में आपको एग्जांपल दिया था री, मैंने कहा था इंडिया के लोगों की परचेजिंग पावर इतनी नहीं है, हमें चाहिए 1 रुपये का क्लिनिक प्लस साथ में 50% फ्री। अब सोच के बोला हमारी परचेजिंग पावर नहीं है साहब, क्योंकि एक शैम्पू हमें 3 दिन चलाना है, अगर वो शैम्पू 3 दिन नहीं चलेगा हमारे घबराहट स्टार्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ये बात कहते भैया ये शैम्पू 2000 रुपये का इंडिया में चलेगा ही नहीं, और अगर ये शैम्पू इंडिया में नहीं चलेगा तो उस केस में आपने 20 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्चा एलोकेट कर कैसे दिया। मतलब जितना भी आपने खर्चा एलोकेट किया ना उसकी भी ALP कैलकुलेट करेंगे, वो ALP के बेस पे एलोकेट होगा। अगर आपने ज्यादा एलोकेट किया होगा तो वो आपकी इनकम ऐड बैक करके हम आपकी इनकम इंक्रीज कर देंगे। ये बातें 92 में हमने की थी। तो सिंपल सी बात ये ध्यान देना, इनकम वाले केस में टीपी लगेगा, एक्सपेंडिचर वाले केस में टीपी लगेगा, इंटरेस्ट वाले केस में टीपी लगेगा। मतलब जहां जहां इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात होगी ना उस केस में टीपी का लो लगेगा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई।
अच्छा, अब ये बात क्लियर करने के बाद अब बातें आती हैं एएलपी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, एक बात में सोच के बताना, 92C जब मैं एएलपी निकालने के लिए गया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, 92C में एएलपी निकालने के ना हमारे 6 मेथड दिए हुए थे, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो। सबसे पहला मेथड क्या था, कोई बताएगा? सबसे पहला मेथड था कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। दूसरा मेथड था रीसेल प्राइस मेथड। तीसरा मेथड था कॉस्ट प्लस मेथड। चौथा मेथड था प्रॉफिट मार्जिन मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड सॉरी, और पांचवा मेथड था ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, और लास्ट मेथड था एनी अदर मेथड स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। अब एक बात मुझे बताओ जी, क्या इन 6 में से कोई भी मेथड यूज करके मैं एएलपी कैलकुलेट कर पाऊंगा? आंसर इज नो। गवर्नमेंट ये बात बोलते हैं, इन 6 में से जो भी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगा ना, उसको यूज करके तुम एएलपी कैलकुलेट कर पाओगे, बस ये बात ध्यान दो। और मैंने पहले भी कहा था कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड जो हमारा नॉर्मली कौन सा होगा? कप मेथड होगा। उसके बेस पे एएलपी कैलकुलेट करोगे, जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस इंडियन की इनकम में एड बैक कर दोगे, ये बात ध्यान देना। अच्छा, कप मेथड में एएलपी निकालते कैसे हैं? याद करो, मैंने कहा था कप मेथड में क्या होगा आपका, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यूएसए और चाइना है। अब अगर इंडिया और यूएसए है, आपस में लिंक है, इंडिया और चाइना का मान लो आपस में लिंक नहीं है। इंडिया वाले ने यूएसए को एक्सपोर्ट किया 1000 रुपये का, अब इस 1000 रुपये की मुझे एफएमई निकालनी है। इंडिया और चाइना का आपस में लिंक नहीं है, और मान लो 92B2 में भी कवर नहीं होता, क्योंकि अगर इंडिया और चाइना 92B2 में कवर हो गया तो वो क्या बन जाएगा? इंटरनेशनल, वहां पे भी टीपी लग जाएगा। बट मैं सोच रहा हूं कि मान लो इंडिया चाइना जो है ना, मान लो 92B2 में कवर नहीं होता, ये पार्टी अनरिलेटेड है। अब अगर ये पार्टी अनरिलेटेड है, इंडिया यूएसए रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है इंडिया ने चाइना से जो प्राइस चार्ज किया होगा ना, ये प्राइस जो होगा वो इंडिया और यूएसए का एफएमई बन जाएगा। मतलब जो आपका अनरिलेटेड प्राइस होगा, दोबारा बोल रहा हूं जी, जो आपका अनरिलेटेड प्राइस होगा वो आपकी एएलपी बन जाएगा इंडिया और यूएसए के लिए, बस ये बात ध्यान दो। बट उसके अंदर फिर हमने कई एडजस्टमेंट की थी। एडजस्टमेंट मैंने कैसे की थी? मैंने कहा था मान लो इंडिया और चाइना वाला प्राइस जो है ना, ये मान लो विद ट्रांसपोर्टेशन है, इंडिया और यूएसए वाला विदाउट ट्रांसपोर्टेशन है। तो अगर विद वाले को विदाउट पे लेके जाना होगा, माइनस कर दोगे। मान लो ये विद वारंटी है, वो विदाउट वारंटी है, विद वाला विदाउट पे लेके जाओगे, माइनस कर दोगे। अब इंडिया और यूएसए में डिस्काउंट है, वहां पे डिस्काउंट नहीं है। अब अगर मतलब वहां डिस्काउंट नहीं है, उसको डिस्काउंट देना होगा, तो डिस्काउंट माइनस कर दोगे। उसके बाद जो भी आपकी एएलपी निकल के आएगी, उतना डिफरेंस आप इंडियन की इनकम ऐड बैक कर दोगे। इस तरह से अपने कप मेथड में एएलपी निकालना सीखा था। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट आता है, मान लो वर्षा का डाउट आ गया। वर्षा कहती है सर ये तो तब होगा ना मान लो अगर इंडिया और चाइना एक पार्टी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिया चाइना हो, इंडिया जापान हो, इंडिया और कोई कंट्री हो, फिर अलग अलग कंट्री हो। इतनी सारी कंट्री हैं जो सारी की सारी अनरिलेटेड हैं, और अगर वो सारी कंट्री अनरिलेटेड हैं तो इतने सारे एएलपी निकल के आएंगे, और अगर इतने सारे एएलपी निकल के आएंगे फिर एएलपी कौन सा बनेगा? तो गवर्नमेंट कहती है पहली बात, अगर आपके मोर देन 1 एएलपी निकल के आ रहे हैं और वो एएलपी 5 तक हैं, अगर आपके मोर देन 1 एएलपी हैं और वो एएलपी 5 तक हैं, उस केस में अर्थमेटिकल मीन निकाल लो। जो भी तुम्हारा एवरेज एएलपी होगा ना, कैलकुलेशन उस बेस पे कर लेना, बस ये बात ध्यान दो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5 कंट्री ऐसी हैं जो अनरिलेटेड हैं, उनके एएलपी जोड़ो, डिवाइड बाय 5 करो, जो आपका एवरेज एएलपी होगा उससे एक्चुअल प्राइस देख लो जी, उसके बेस पे अपनी इनकम कैलकुलेट कर लो। बट गवर्नमेंट ने कहा था अगर तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू और ये एवरेज एएलपी जो है, अगर इसका डिफरेंस 3% तक है, अगर वेरिएशन 3% तक है, तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू ही तुम्हारा एएलपी बन जाएगा। और अगर वेरिएशन 3% से ज़्यादा है, फिर जो तुमने एएलपी निकाली होगी उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, ये बात ध्यान दो। बट ये केस एप्लीकेबल कब होगा जी? ये केस एप्लीकेबल तब होगा अगर आपकी एएलपी 5 तक है, ठीक है। अब मान लो कांशा ने कहा सर अगर एएलपी 7 है, एएलपी 10 है, एएलपी 20 है, उस केस में क्या होगा? फिर याद करो रूल नंबर 10C है, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, अभी हमने किया जी। रूल नंबर 10C है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपकी एएलपी 6 या उससे ऊपर होंगी तो सबसे पहला काम होगा, जितनी भी आपकी एएलपी दी होंगी ना, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। याद करो स्टेप नंबर 1 जी, अगर आपकी 6 या उससे ऊपर एएलपी हैं, पहला काम क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद ना गवर्नमेंट कहती है एक उसकी रेंज बनाओ। रेंज हमारी स्टार्ट कहां से होगी? 35, खत्म कहां पे होगी? 65। अब ये 35 कैसे निकालेंगे, 65 कैसे निकालेंगे? तो जितनी भी आपकी टोटल एएलपी हैं, मतलब उस डेटा सेट में जितनी एंट्री हैं उसको 35 का % निकाल लो, 65 निकाल लो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो 20 एंट्री हैं,
अब अगर 20 एंट्री का मान लो मैं 35% निकालता हूं तो ये आएगा मेरे ख्याल से 7, और अगर 20 एंट्री का 65% निकालता हूं ये कितना आएगा, 13 आएगा। अब एक बात मुझे बताना, अब 20 एंट्री का 35% आ गया 7, 20 एंट्री का 65 आ गया आपका 13। अब जो ये 7 और 13 आए ना, गवर्नमेंट कहती जो ये नंबर निकल कर आया, ये नंबर चेक करो, ये नंबर है क्या। या तो ये नंबर होगा फ्रैक्शनल या ये नंबर होगा होल नंबर। मेरा क्वेश्चन ये, अगर मेरा 7 और 13 निकल के आ रहा है, क्या ये नंबर फ्रैक्शनल है या ये नंबर होल नंबर है। हाँ जी, मैं एक बच्चे से पूछना चाहता हूं, क्या ये नंबर फ्रैक्शनल है या ये नंबर होल नंबर है अगर 7 और 13 है। साक्षी बताओ जी, साक्षी 7 और अगर 13 है ये नंबर क्या है। साक्षी, बच्चा कहाँ गया। नमन, नमन, नमन को थोड़ी बहुत नींद आ रही है, नमन से पूछ लेते हैं। नो सर। नमन, कोई बात है, चलो नींद नहीं आ रही, ये बताओ ये नंबर फ्रैक्शनल है या क्या है। सर होल नंबर है। होल नंबर है। और फ्रैक्शनल किसे कहते हैं। सर फ्रैक्शनल मतलब सर 7.2 और मतलब 6.5 ऐसा कुछ आता है मतलब उसमें। ठीक है, अच्छा अगर मान लो नंबर होल नंबर होगा तो फिर उस केस में क्या करते हैं हम, कुछ याद है। सर उसके सर अगर इसके बीच में वो रेंज आ जाती है तो सर वो जो एक्चुअल मतलब वो जो रहता है उसको फिर अपन वो मान लेते हैं। नहीं नहीं नालायक, तभी मैं कह रहा हूँ नींद आ रही है आपको। आराम से, कोई बात नहीं, अपना अगर हो सके तो तकिया तुकिया लेके बैठ जाओ। मैं अपना यस मैडम से या उस पे अपना उससे अपना कोई भेज देता हूँ अपना मसाज करने वाला आपको। अरे नो सर। हाँ सुकृति बताओ जी, अगर नंबर होल नंबर है तो क्या करेंगे। सर अगर होल नंबर है तो उसका और उसके अगले वाले जो नंबर है उनको एवरेज ले लेंगे। यस। और अगर फ्रैक्शनल है, अगर फ्रैक्शनल है तो उसके नेक्स्ट नंबर है ना, उसके सामने जो नंबर है वही हमारा। बहुत बढ़िया, इधर सुनना ध्यान से, अब प्लीज ध्यान सुनना जी। अगर सर ये हमारा भी क्या चीज है। सर यही बोलना चाह रहे थे सर हम। हाँ बोलना चाह रहे थे ना, वो तो क्या होगा, दिमाग में नींद चढ़ गई, वो बोल नहीं पाए आप, नालायक। इधर देखो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। अब एक बात मुझे बताओ, अगर कोई नंबर, ध्यान सुनो, अगर कोई नंबर होल नंबर है, मान लो 7 है और 13 है, ये नंबर होल नंबर है, तो गवर्नमेंट कहती है अगर कोई नंबर होल नंबर है ना, तो उस नंबर के सामने की वैल्यू उसे अगले नंबर के सामने की वैल्यू का जो एवरेज होगा ना, वहां से तुम्हारी रेंज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो 35 और 65 हमें निकालना कैसे है जी। आपको बस ये देखना है कि जो ये नंबर होल है उसके सामने उससे अगले की वैल्यू का एवरेज निकाल लो, यहां से रेंज स्टार्ट होगी, वहां रेंज खत्म होगी। अब गवर्नमेंट कहते हैं विवेक कि अगर तेरा एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर 35% से लेके 65% की जो वैल्यू है इसके बीच में आ गया, मतलब अगर जो रेंज मैंने स्टार्ट की है 35 टू 65, अगर मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू इसके बीच में है, फिर तो वही ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरा एएलपी बन जाएगा। बट अगर मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू इस रेंज के बीच में नहीं है, इस रेंज के आउटसाइड है, फिर हम लेंगे मीडियन। याद करो मीडियन भी कैसे निकालते हैं, 50% निकाल लो, जितनी आपकी डेटा सेंटर पे एंट्री है उसका 50% निकाल लो। अगर वो होल नंबर है तो उसके सामने की वैल्यू प्लस में उससे अगले की वैल्यू का एवरेज ले लो। बट अगर ये नंबर फ्रैक्शनल में है तो नेक्स्ट हायर के सामने की जो वैल्यू होगी ना, फिर वो कंसीडर करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। इट मींस अगर यहाँ पे 7% की जगह, सॉरी 7 की जगह 6.5 आता, 6.8 आता, तो गवर्नमेंट कहती है 7 के सामने की जो वैल्यू है आप वो लेके चलोगे। तो बस ये बात ध्यान देना, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो रहोगे। नंबर होल नंबर है तो उसके सामने प्लस उससे अगले की वैल्यू आपको लेके चलनी है। अगर नंबर फ्रैक्शनल में है तो फिर गवर्नमेंट कहती है जो उसका नेक्स्ट हायर होगा उसके सामने की जो वैल्यू होगी ना वो लेके चलोगे। अच्छा मुझे याद आ रहा है, आकांक्षा ने ना क्वेश्चन पूछा था, आकांक्षा ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सर अगर जहां पे रूल नंबर 10 एप्लीकेबल होगा उस केस में जो भी मेरी एएलपी निकल के आएगी तो क्या वहां पे भी 3% का वेरिएशन चेक करेंगे। आंसर इज नो, आंसर इज नो जी। एक बात ध्यान देना जी, आपका 3% का वेरिएशन सिर्फ उस केस में लगेगा अगर एएलपी आपका 5 तक है। अगर एएलपी 6 या उससे ऊपर होगा तो जो भी एएलपी रूल 10 से निकल के आएगा ना उसके बेस पे ही कैलकुलेशन करोगे, चाहे वो 3% के बीच में ही क्यों नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम में गलती आप करके आ जाओगे नहीं, आपको देखने से लगेगा 3% के बीच में है। अगर रूल 10 लगा दिया 3% वाला कोई भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। अगर रूल 10 नहीं लग रहा, अगर एएलपी 5 तक है उस केस में आप चेक करोगे 3%, और होलसेल ट्रेडिंग वाले केस में ये कितना हो जाएगा 1%। ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो देखो एक डायग्राम मैंने बनवाया था जी,
डायग्राम यहाँ पे ये था कि अगर आपकी ALP, ये देखो, अगर ALP लेस देन 6 है तो आपका ALP 1 से लेके 5 तक डिवाइड बाय 5 करोगे, ये LP ले लोगे। और अगर 6 और मोर है, सबसे पहले डेटा सेट को सेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, पहला काम। एक रेंज बनाओ, 35% से स्टार्ट होगी, 65 पर खत्म होगी। 35 कैसे निकालेंगे? टोटल डेटा एंट्री से 65 निकाल दोगे, एक नंबर आएगा। जो भी नंबर आएगा, अगर वो फ्रैक्शनल में है या होल नंबर है, अगर फ्रैक्शनल में है तो जो वैल्यू नेक्स्ट हायर के सामने होगी वो वैल्यू 35 और 65 बन जाएगी। और अगर होल नंबर है, जो वैल्यू उस नंबर के सामने होगी उसके नेक्स्ट हाई के सामने होगी, उन वैल्यू का जो एवरेज होगा वो 35 65 बन जाएगा। अब अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू इस रेंज के बीच में आ जाती है, देन वही वैल्यू क्या बन जाएगी? ALP। और अगर रेंज के आउटसाइड है, उस केस में क्या होगा? फिर लोगे मीडियन, वही 50% लोगे, फिर आपका एक नंबर आएगा। अगर फ्रैक्शनल में है तो नेक्स्ट हायर के सामने की वैल्यू ALP बनेगी, और अगर होल नंबर होगा तो उसके सामने प्लस उससे अगले की वैल्यू का जो एवरेज होगा वो तुम्हारा ALP बन जाएगा। बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है जी कि आपको ALP निकालने का पहली बात तो 6 मेथड है, उन 6 में से कोई मेथड यूज करके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको यूज करके ALP निकाल दोगे। या तो ALP 5 तक होंगी या ALP 5 से ऊपर होंगी। अगर ALP 5 तक है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अर्थमेटिकल मीन लो, ALP निकाल दो, चेक कर लो 3% के बीच में तो नहीं है। अगर ALP 6 या उससे ऊपर है, सबसे पहला काम असेंडिंग ऑर्डर, फिर एक रेंज बनाओगे, नंबर आएगा, होल होगा, फ्रैक्शनल होगा। अगर होल है तो वो उससे अगले की वैल्यू का एवरेज, अगर फ्रैक्शनल है उससे अगले की वैल्यू जो होगी वो बन जाएगी। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू इस रेंज के बीच में आ रही है तो वही ALP बनेगी। और अगर इसके आउटसाइड में आ रही है फिर लोगे मीडियन। मीडियन के भी 2 केस होंगे नहीं, या तो नंबर होगा जो होल होगा या फ्रैक्शनल होगा। अगर फ्रैक्शनल है उससे नंबर के हायर की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारा ALP होगा, और अगर वो होल नंबर होगा तो उसकी वैल्यू प्लस में उसके सामने की वैल्यू का जो एवरेज होगा वही तुम्हारी ALP होगी। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो ये हमारे ALP निकालने के तरीके हैं, और एग्जाम में पूरे चांसेस हैं रूल नंबर 10 CA वाला क्वेश्चन बनने का। सबसे पहला काम बस ये देख लेना कि क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ है फिर तो परफेक्ट है, अगर नहीं दिया तो सबसे पहला काम क्या होगा? उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा के आना है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई सेक्शन नंबर 92 C1 और 92 C2, ये मैंने आपको बताया। C1 ने क्या बोला जी? ALP हैं, 6 मेथड हैं, ALP निकाल लेना। C2 ने बोला अगर मोर देन 1 ALP है उस केस में क्या करोगे? C2 ने बता दिया। अब 92 C3 ये बात कहता है कि कुछ केस में डिपार्टमेंट तुम्हारी ALP निकालेगा, हम तुम्हारी ALP मानेंगे ही नहीं। याद करो, 92 C3 कहता है कुछ केस में डिपार्टमेंट तुम्हारी ALP निकालेगा, हम तुम्हारी ALP मानेंगे ही नहीं। याद करो, मैंने कहा था 4 केस है नहीं। पहला केस, अगर आपने ALP निकालने के लिए वो 6 मेथड फॉलो नहीं किए, कोई अपना ही मेथड फॉलो कर दिया, उस केस में डिपार्टमेंट तुम्हारी ALP निकालेगा। दूसरा केस मैंने कहा था कि अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की तो डिपार्टमेंट तुम्हारी ALP निकालेगा। तीसरा केस मैंने कहा था कि अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं बट गलत मेंटेन किए हैं, डिपार्टमेंट ALP निकालेगा। चौथा केस मैंने कहा था कि अगर विद इन टाइम लिमिट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट जमा नहीं कराई तो भी डिपार्टमेंट ALP निकालेगा, बट डिपार्टमेंट पहले SSC को शोकोस नोटिस देगा, उसके बाद ही डिपार्टमेंट ALP निकालेगा। बस ये पर ध्यान दो। ये हमारा 92 C3 था। और फिर एक 92 C4 हमने किया था, वो ये बात बोलता था कि जो डिपार्टमेंट ने ALP निकाली 92 C3 में, फिर डिपार्टमेंट उस ALP को यूज करके इनकम निकाल देगा, बट जितनी इनकम डिपार्टमेंट इंक्रीज करेगा उस इनकम पे टैक्स लगेगा, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान देना। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरी इनकम TP के लो से बढ़ गई है तो मेरे को बेनिफिट भी बढ़ाओ, गवर्नमेंट कहती नहीं। मतलब 92 C4 में लिखा है कि इनकम बढ़ेगी, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, अगर कोई TDS का रिफंड अगर एक्स्ट्रा बनता होगा वो भी आपको नहीं मिलेगा। बस ये बात ध्यान दो। ये हमारा 92 C4 है, ठीक है। तो अभी तक क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है जी? सबसे पहला पॉइंट, हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट जी 92 1 हमारा पैकअप हो गया। हाँ बोलते चलो। 92 1 हमारा हो गया, 92 2 हमारा हो गया, 92 3 हमारा हो गया, ठीक है। 1 को दिमाग में लेके चलो। 1 में क्या था? एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल। कैसे कंप्यूट करेंगे? ALP के बेस पे। इंटर, आपके दिमाग में ना लिंक चलना चाहिए। इंटरनेशनल किसे कहते हैं? B के पास गए, B ने कहा B1 है B2 है, B1 ने कहा एक्चुअल है, B2 ने कहा डीम्ड है। एक्चुअल के बारे में देखा, उसने कहा एंटर है तब बनेगी अगर दोनों में लिंक होगा और कोई ना कोई पार्टी NR होगी। लिंक कब बनेगा? मैं 92 A के पास गया, 92 A में 12 पॉइंट है, उन 12 में से कोई भी एक में कवर हो गया, लिंक बन गया। जब लिंक बना B के पास वापिस आ गया,
बी ने कहा इंटरनेशनल, जहां इंटरनेशनल बनी उस केस में टीपी का लो लग गया, ये आपका पूरा लिंक हो गया। फिर बात आ गई डीम्ड की। डीम्ड कब बनती है? दो कंडीशन है, एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी तो डीम्ड बन जाएगी। घर में ही बोलने की कोशिश करो। पहली कंडीशन क्या थी? आपस में कोई क्या होना चाहिए? आपस में क्या हो जी? प्रायर एग्रीमेंट हो। और दूसरी कंडीशन क्या थी? टर्म्स कंडीशन डिसाइड करने वाली कोई दूसरी पार्टी हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो वो क्या बन जाएगी? डीम्ड। ये केस हो गया जी। घर बैठे बैठे बोलोगे जी वहीं पे, मतलब वहीं बोलना है। एएलपी निकालने के कितने मेथड हैं? माइक बंद करके बोलोगे वहीं पे। एएलपी निकालने कितने मेथड हैं? 6 में से कोई मेथड फॉलो करें मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट वैसे कौन सा होता है नॉर्मली? कप मेथड। कप मेथड लगाया, उससे एएलपी निकाली। क्या एएलपी एक ही आएगी या मोर देन वन भी आ सकती हैं? अगर मेरी एएलपी 5 तक आ गई तो क्या करूंगा? अर्थमेटिकल मीन। अगर एएलपी 6 या उससे ऊपर है तो फिर मैं क्या करूंगा जी? रूल नंबर 10 CA। जितनी भी एएलपी दी होंगी सबसे पहला काम क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद फिर अगला काम क्या होगा? रेंज बनाना। रेंज स्टार्ट कहां से करूंगा? 35, खत्म कहां करूंगा? 65। 35 65 निकाल दोगे, एक नंबर आएगा। या तो नंबर क्या होगा? फ्रैक्शनल, या वो नंबर क्या होगा? होल। अगर वो नंबर होल है तो क्या करोगे? उस नंबर के सामने की वैल्यू प्लस में उससे अगले की वैल्यू का एवरेज। अगर वो नंबर फ्रैक्शनल है तो फिर क्या करोगे? उससे अगले की वैल्यू जो होगी, मतलब उसके हायर की वैल्यू जो होगी वो वैल्यू आप ले लोगे। अच्छा, अगर मेरी ट्रांजिशन वैल्यू इसके बीच में होगी तो वही मेरी क्या बन जाएगी? एएलपी। अगर इसके आउटसाइड होगी तो फिर क्या लेना पड़ेगा जी मुझे? मीडियन। वो क्या करूंगा? 50%। फिर आपका एक नंबर आएगा, या तो वो क्या होगा? होल होगा, या वो क्या होगा? फ्रैक्शनल होगा। उसके बेस पे फिर अगर होल होगा तो वही एवरेज ले लोगे, फ्रैक्शनल होगा तो हायर की वैल्यू ले लोगे। इस तरह से आपकी एएलपी निकल के आएगी। ये सारी बातें हमने की हैं। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, फिर हमने क्या? 92 C3। याद करो, जिस केस में एएलपी हम खुद निकालेंगे डिपार्टमेंट निकालेगा। डिपार्टमेंट निकालेगा। अच्छा, हर केस में या 4 केस में? 4 केस में। पहला केस, अगर मैंने एएलपी निकालने के लिए कोई अगला मेथड यूज कर लिया, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की, मैंने गलत मेंटेन की, मैंने विद इन टाइम जमा नहीं कराई, उस केस में डिपार्टमेंट एएलपी निकालेगा। अगर डिपार्टमेंट एएलपी निकालेगा तो क्या मुझे इनकम जब वो मेरी ऐड करेगा, क्या मुझे एडिशनल डिडक्शन मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। आंसर इज नो। ये 92 C4 में लिखा है। ये सारी बातें हमने की हैं। ठीक है जी। तो ये पॉइंट हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं जी। वर्षा, पानी पी लो, आपकी ऑलमोस्ट नींद की तैयारी है। इधर देखो ध्यान से। अब ये प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा ना? ये टाइम ही नींद का है। इसमें गलती आपकी नहीं है, एक्चुअल में इसमें गलती आपकी नहीं है। खाना खाने के बाद नींद आती ही है, क्योंकि जब हम मतलब आपने, मैंने एक बुक पढ़ रहा हूँ आजकल, उस बुक में लिखा हुआ है जब भी आप खाना खाओ आपकी जितनी भूख है उसका 70% खाओ। हम क्या करते हैं? हम खाते हैं, अगर भूख हमें 100% हम खाते हैं 150%, क्योंकि शाम को पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या वैरायटी मिलेगी। तो जब वो दिमाग में जब हमारे खाना चढ़ गया तो नींद ही तो आएगी। तो ये नहीं, सही बता रहा हूँ सर। उस बुक में ना बहुत बढ़िया बातें सीखने को मुझे मिल रही हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको भूख लगे, आपको अगर पता है कि मुझे 4 चपाती खानी है तो आप 3 खाओ। ठीक है। बच्चा कहता है अगर हम खाते ही एक हैं तो फिर ऐसा करो खाली सब्जी खा लो फिर। ठीक है। इधर देखो ध्यान से, क्योंकि सर बुक का नाम बताओ। बुक का नाम मत लूं, तो बुक का नाम बता दीजिए। बुक का नाम बताओ। मैंने इकई इकई करके एक बुक है, इकई करके। हाँ हाँ, पढ़ी हुई है वो। हाँ, इकई करके एक बुक है, उसमें बहुत बढ़िया बुक है। बहुत कुछ, मतलब उसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें, मतलब जो लोगों की ना एज 90 95 ऐसे लोगों की एज है वहाँ पे उनका, बट उनका डाइट प्लान बहुत अच्छा है। इकागई, हाँ सॉरी, नेहा ने बोला है इकागई, बिल्कुल बिल्कुल। तो इकागई एक बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। उसमें आपको ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और सबसे बेस्ट मैं कहता हूँ, सबसे बेस्ट हैबिट होती है बुक पढ़ना। मतलब अगर आपकी बुक पढ़ने की हैबिट है ना, आप ये लगा लो आप कभी स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते। मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपकी बुक आपकी दोस्त है ना, आप कभी स्ट्रेस में आ ही नहीं सकते। एक से एक बेस्ट बुक है सर। मतलब कभी फ्री बैठे हो आप बुक लेके बैठ जाओ, एक अलग ही स्टोरी, इमेजिनेशन क्रिएट होती है। सूरज कह रहा है अभी तो CS की बुक ही काफ़ी है। सूरज, CS ही जिंदगी है ये मत सोचो, CS एक जिंदगी का पार्ट है, ये लेके चलो। ठीक है। CS को ना जिंदगी मत बनाओ, जिंदगी का एक पार्ट है, बट अपने लिए भी टाइम थोड़ा बहुत निकालना चाहिए। वर्षा सिलेबस की ही पढ़ते रहते हैं। वर्षा कह रही है सिलेबस की ही बुक पढ़ते रहते हैं। अब मैं क्या बोलूं? वर्षा सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पढ़ती है सर, ऐसा लग रहा है। अब वो मुझे वर्षा अगर इनकम टैक्स पढ़ के ये परफॉर्मेंस है तो मैं समझ पा रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट में क्या होगा फिर। नालायक।
नहीं, एक बात बताओ वर्षा, झूठ मत बोलना, मेरी क्लास में नींद आती है या हर क्लास में ये काम चलता है? सर आपकी क्लास में बिल्कुल नहीं आती सर। अभी बिल्कुल भी नहीं आती। अभी ऑलमोस्ट हो गए थे वो, तो मैंने उठा दिया एकदम आपको। सर नहीं। बेकार की बातें कर रहे हो। दूसरे टीचर, दूसरे, अरे वर्षा पता क्या है, दूसरे टीचर को बोलती होगी सर आपकी क्लास में नींद नहीं आती, बाकी सब में आ जाती है। फिर तीसरा टीचर, सर आप में तो बिल्कुल ही नहीं आती, बाकी सब में। फिर एक टीचर और आ गया, कह रहा है सर आप में तो नींद आ ही नहीं रही, बाकी सब में आ जाती है। नालायक बच्चे ने एक लाइन पकड़ रखी है, हर टीचर को कर देनी है। बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड जी। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार अब चेक करना जी। अब यहाँ पे 90 to 1 हो गया, 90 to 2 हो गया, 90 to 3 हो गया जी। उसके बाद 90 to A हो गया, 90 to B1 हो गया, 90 to B2 हो गया, 90 to C1 हो गया, 90 to C2 हो गया, 90 to C3 हो गया, 90 to C4 हो गया, और रूल नंबर 10C हो गया। ये अभी तक जो मैंने सर्कल किए हैं ये सारे पॉइंट हमारे हो चुके हैं। अगला पॉइंट मैं करवाने जा रहा हूं, दैट इज सेक्शन नंबर 90 to D। याद करो 90 to D था बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाला। उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर कोई पर्सन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेगा और 1 करोड़ से ज्यादा की करेगा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अगर आप डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करोगे, 20 करोड़ से ऊपर की करोगे, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। कितने साल तक? याद करो 8 साल तक। और डिपार्टमेंट आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकता है। आपको 30 दिन के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट जमा करवाने पड़ेंगे। 30 दिन का एक्सटेंशन और मिलेगा। अगर नहीं जमा कराओगे आपके ऊपर पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी, बस ये बात ध्यान दो। और याद करो मैंने कहा था कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं टीपी स्टडी रिपोर्ट। क्या बोलते हैं उसको? टीपी स्टडी रिपोर्ट। बट अगर कोई इंटरनेशनल ग्रुप है, अगर वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, उस केस में याद करो मैंने कहा था एक मास्टर फाइल मेंटेन करनी पड़ती है। और अगर मास्टर फाइल मेंटेन नहीं करते तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाती है। ये बात हमने पेनल्टी के सेक्शंस में की थी। तो मेनली बस ये बात ध्यान दो जी, आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। इंटरनेशनल वाले केस में 1 करोड़ के बाद, डोमेस्टिक वाले केस में 20 करोड़ के बाद 8 साल तक करनी है। डिपार्टमेंट हमसे बुक्स मंगा सकता है, 30 दिन में जमा करवानी पड़ेंगी, 30 दिन एक्सटेंशन और मिलेगा, टोटल मिलेंगे 60 दिन। बस ये बात ध्यान देना। अच्छा, फिर हमने क्या 90 to E सीए की रिपोर्ट देनी है जी। याद करो अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की है, उस केस में सीए की रिपोर्ट जमा करवानी पड़ती है। और सीए की रिपोर्ट जमा करवाने की डेट क्या होती है? 31 अक्टूबर। वैसे टीपी की रिटर्न फाइल करने की डेट है 30 नवंबर। याद करो टीपी वाले केस में रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है? 30 नवंबर है। बट जो रिपोर्ट जमा करवाने की डेट है ना, जो रिटर्न की ड्यू डेट होगी उसे 1 महीने पहले आपको टीपी की रिपोर्ट जमा करवानी पड़ेगी, दैट इज 31 अक्टूबर। याद आ रहा है किसी को फॉर्म नंबर क्या था? फॉर्म नंबर क्या था? फॉर्म नंबर 3CEB। फॉर्म नंबर 3CEB ये टीपी की रिपोर्ट का फॉर्म नंबर था जो हम 31 अक्टूबर को जमा करवाते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 90 to E। ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन था 90 to CB, सेफ हार्बर रूल। मैंने कहा था अभी प्रैक्टिकल लाइफ में नोटिफाइड नहीं हुए। सेफ हार्बर रूल में क्या है, गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि आपकी कुछ ट्रांजैक्शन को किनारे पर बिठा देगी। किनारे पर बिठाने का मतलब क्या है कि जो आपने ट्रांजैक्शन की है उसका जो आपने प्राइस बताया ना, वही प्राइस को हम ALP मान लेंगे। हम उस केस में ALP कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। मतलब जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसी को ALP बना देंगे। 90 to C में गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर है कुछ ट्रांजैक्शन को किनारे पर बिठाने की। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में नोटिफाइड नहीं है। जब वो नोटिफाइड होंगी तो 90 to CB जो होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। अभी हमारे एग्जाम में भी किसी काम का नहीं है। अच्छा, एक फिर हमने किया था 90 to CA। इसको थोड़ा ध्यान सुनना जी। 90 to CA इसकी हेडिंग कोई बच्चा बोलेगा जी? 90 to CA की हेडिंग क्या थी? रेफरेंस टू टीपीओ था ना, साथ पावर ऑफ टीपीओ। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। 90 to CA की हेडिंग थी रेफरेंस टू टीपीओ या पावर ऑफ टीपीओ। इधर देखना ध्यान से, मेरी तरफ देखना। अगर मेरी शक्ल आपको दिख रही है, मेरी फोटो अगर आपको दिख रही नहीं दिख रही है, चलो 1 मिनट रुको। फिर अब नहीं दिख रही है तो मैं कैसे दिखाऊं आपको फोटो अपनी? सर दिख रही है। दिख रही है? दिख रही है। अभी दिख रही है सर, दिख रही है। दिख रही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, लो जी, इधर देखना ध्यान से। दिख रहा हूं ना मैं? फिर गायब हो गए, तो चल रहा है guys। फिर गायब हो गए। नहीं दिख रहा सर। चलो कोई सर दिख रही है मेरे को। हाँ, कोई इमेजिन करो मैं दिख रहा हूँ, इमेजिन करो मैं दिख रहा हूँ। ठीक है, इधर सुनना ध्यान से प्लीज, अब ध्यान सुनना। अब जो 90 to CA है वो है रेफरेंस टू टीपीओ का। रेफरेंस टू टीपीओ वाले केस के अंदर मैंने कहा था कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर ALP ना AO कैलकुलेट नहीं कर पाता, उस केस में हमें रेफर करना पड़ता है केस टीपीओ को।
ठीक है। अब 92C एक है ना, टोटल मिला के याद करो 7 सबसेक्शन है। 92CA1 ये बात कहता है कि अगर किसी की ALP निकालना AO के बस की बात नहीं है तो वो किसको रेफर कर देगा, TPO को। केस चला गया TPO के पास। फिर पॉइंट नंबर 2 में था TPO असेसी को नोटिस देगा। क्या नोटिस में बोलेगा कि भैया तुम्हारा केस हमारे पास आ चुका है, इससे रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पास जमा करा दो। फिर असेसी उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट जमा करवाएगा और जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट जमा करवाएगा TPO उसकी ALP निकाल देगा। TPO जब उसकी ALP निकालेगा वो ALP निकालने के बाद AO को देगा, भाई AO ये मैंने ALP निकाल दी है, इस ALP को यूज करके तुम इनकम निकाल दो। AO क्या करेगा, उस ALP को यूज करके इनकम निकाल देगा। जब AO उसको यूज करके इनकम निकाल देगा, अगर TPO को लगता है उसकी ALP में कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक है, क्या TPO उस गलती को रेक्टिफाई कर सकता है? आंसर इज यस। कितने टाइम के अंदर? 4 साल के अंदर, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। और TPO जब वो रेक्टिफाई करेगा तो फिर रेक्टिफाइड ALP वो किसको देगा, AO को। AO क्या करेगा, उस रेक्टिफाइड ALP को यूज करके इनकम कैलकुलेट करेगा। और फिर लास्ट के अंदर मैंने कहा था TPO को पूरी पावर होती है सर्वे की, समन की, ऑन द स्पॉट इंफॉर्मेशन चेक करने की। ये सारी बातें 92CA में लिखी थी। तो 92CA का ना ये बच्चा सोनू, सोनू बीच में कौन आ गया, सोनू बीच में कौन आ गए? भांजिया ही है सर। अरे भांजिया जी, अच्छा मैं कहूँ पता नहीं कौन आ गया, बड़ी क्यूट सी थी। सोनू को पकड़ रही है, मामू इधर आओ, मामू इधर आओ, मामू पास आओ मेरे। ओ माय गॉड, मामू ने कहा उधर जा तू, अभी नालायक क्लास चल रही है मेरी। चलो इधर देखो ध्यान से। अब तो मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर AO ALP निकाल देगा फिर तो बढ़िया है। अगर ALP नहीं निकाल पाएगा केस रेफर करेगा TPO को। TPO क्या करेगा, असेसी को नोटिस देगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। असेसी बुक्स ऑफ अकाउंट जमा कराएगा। जब असेसी बुक्स ऑफ अकाउंट जमा करवा देगा उस केस में फिर क्या करेगा, TPO ALP निकाल देगा। जो TPO ALP निकालेगा वो फिर वो AO को देगा। AO उस ALP को यूज करके इनकम कैलकुलेट करेगा। अगर TPO की ALP में कोई गलती है तो TPO क्या करेगा, उसको रेक्टिफाई करेगा 4 साल के अंदर। फिर वो रेक्टिफाइड ALP किसको देगा जी, AO को देगा। AO क्या करेगा, उस रेक्टिफाइड ALP को यूज करके इनकम कैलकुलेट कर देगा। और TPO को पूरी पावर है सर्वे, समन और ऑन दी स्पॉट इंफॉर्मेशन चेक करने की। ये सारी बातें हमने 92CA में की थी जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके ओके है जी। लो जी, अब ये हमारा 92CA है जी, ठीक है। इधर देखना ध्यान से। हाँ जी पुलकित जी, क्या कह रहे हो? डाउट CA का। हाँ बोलो। अरे 92CA में एक 60 डेज वाला पॉइंट है। वो 60 डेज वाला पॉइंट ये था कि जो TPO है वो अपना ऑर्डर पास करेगा जो ALP का होगा, जो असेसमेंट कंप्लीशन की टाइम लिमिट होती है ना, उसे 60 दिन पहले वो ऑर्डर पास करेगा। मतलब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जैसे TPO के पास ALP निकालने के लिए आया, अब उस असेसी की अगर असेसमेंट चल रही है तो जो असेसमेंट कंप्लीशन की डेट होगी उसके 60 दिन पहले TPO को ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि उसकी ALP क्या है। ठीक है पुलकित? इसके आगे भी पॉइंट था कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर स्टे कर दिया। क्या चीज है? असेसमेंट स्टे कर दिया कोर्ट ने, उसके आगे पॉइंट था एक जो आपने नोट्स भेजे थे ना, उसमें था। एक सेकेंड, ये नोट्स मैंने आपको भेजे थे ना। ये वाला कह रहे हो? वो कौन सा पॉइंट नंबर, ये वाला पॉइंट नंबर 8? कोर्ट वाला पॉइंट। हाँ जी, कोर्ट वाला। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। असेसमेंट प्रोसीडिंग अगर कोर्ट ने स्टे कर दी, वो वाला पॉइंट, इसमें स्टे वाला पॉइंट कहाँ है? वो तो ये लिखा हुआ है, वो तो ये लिखा हुआ है, if assessment proceeding are stay by the court or reference has been made 90 or 90A, the time available to TPO for making an order after excluding the time for which assessment procedure was stay or time taken for receipt of intimation 90-90A less than 60 days, then remaining period shall be extended to। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई केस कोर्ट ने स्टे लगा दिया, आपका टाइम बीतता जा रहा है, असेसमेंट पास आती जा रही है, तो जितने टाइम स्टे लगा हुआ था ना वो टाइम तुम्हारा एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब वो टाइम बाहर निकाल देंगे, तुम्हें 60 दिन मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बात ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि कई बार मान लो कोर्ट ने स्टे लगा दिया, असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम आ रहा है, तो उस केस में 60 दिन तो पूरे मिल ही नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में जितना टाइम स्टे लगा हुआ है ना उसको उस टाइम से हम एक्सक्लूड कर देंगे और आपका टाइम पीरियड जो है वो 60 दिन से एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है जी। तो
सर इसी में ये 6 पॉइंट जो है ना उसमें कुछ डेज लिखा हुआ है, वहाँ पे डेज लिखा नहीं हुआ। 6 पॉइंट में डेज लिखा हुआ है, ये वाला हाँ, टाइम लिमिट लिखी नहीं हुई लेकिन। यहाँ पे 60 डेज ही आएगा, वही आएगा, ठीक है। 60 डेज ही आएगा, ठीक है नी। चलो जी इधर देखो ध्यान से, अब एक बार यहाँ पे वापस आना जी, ये लो। अब ये हमारा 92 हमारा सी हो गया जी, उसके बाद एक हमारा 92 CC और 92 CD है जी। अब 92 CC और 92 CD हमारा क्या होता है जी, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। याद करो मैंने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अंदर क्या कहा था जी, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि असेसी जो होगा वो CBDT से ना एक एग्रीमेंट साइन करेगा कि मेरी ALP पहले ही निकाल दो या ALP निकालने का मेथड बता दो। अगर आप APA एंटर कर चुके तो आपकी ALP जो होगी या तो पहले निकाल देंगे या ALP निकालने का मेथड बता देंगे, और जो भी वो मेथड बताएंगे ना आपको उसी के बेस पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और 5 साल तक आप बाउंड हो जाओगे। अगर आपने पहले कोई रिटर्न फाइल कर दी है तो आपको फिर मॉडिफाई रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी विद इन 3 मंथ, और AO उससे बाउंड हो जाएगा। मतलब 92 CC और CD में जो AP है AO उससे बाउंड हो जाएगा, डिपार्टमेंट उससे बाउंड हो जाएगा, और आप भी उससे बाउंड हो जाओगे। मतलब वही ALP यूज़ करके आपको इनकम निकालनी पड़ेगी। अब जो ये AP है ना अगले 5 साल के लिए ले सकते हैं, मैंने कहा था पिछले 4 साल के लिए भी आप APA एंटर कर सकते हो, बट पिछले 4 साल के जब APA एंटर करोगे ना उसको नॉर्मली हम बोलते हैं रोल बैक प्रोविजन। अब रोल बैक प्रोविजन की ना कुछ कंडीशन होती हैं, अगर आपको याद रहा मैंने क्लास में बताई थी, रोल बैक प्रोविजन की कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या थी कि जिस ट्रांजेक्शन के लिए आपने अगले 5 साल चूज किए उसी के लिए पिछले 4 साल चूज करोगे। उसके बाद आपने रिटर्न फाइल कर दी हो पिछले 4 साल की, जिस साल के आपने रिटर्न फाइल नहीं की, जिस साल के आपने TP की रिपोर्ट जमा नहीं कराई, उस केस के लिए रोल बैक प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। और अगर मान लो 4 साल की बात होगी तो 4 साल लगातार आपको लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, वो नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप ये कहना चाहो कि मैं पिछले 4 साल के लिए AP लेना चाहता हूं, अगले 5 साल के लिए नहीं लेना चाहता, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ ये पॉसिबल है कि अगले 5 साल के लिए ले सकते हो, पिछले 4 साल के लिए नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। मतलब APA अगले 5 साल के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, पिछले 4 साल के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, ठीक है नी। तो यहाँ पे ना जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे ना ये वाले, इसमें देखो यहाँ पे रोल बैक के लिखा हुआ है, कंडीशन फॉर अप्लाइंग फॉर रोल बैक प्रोविजन, द एग्रीमेंट शैल कंटेन रोल बैक प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग नेमली। अब ये सारी की सारी कंडीशन है, देखो जी ये सारी कंडीशन है। पहली बात, द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज सेम एज द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन टू विच द एग्रीमेंट अप्लाइज, मतलब वही सेम ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द रेलिवेंट रोल बैक ईयर हैज बीन और इज फर्निश्ड बाय एप्लीकेंट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 139(1), आपने TP की रिपोर्ट जमा करवा दी हो। The applicability of rollback provision in respect of international transaction has been requested by the applicant for all the rollback year in which the said international transaction has been undertaken by the applicant। और इसका फॉर्म नंबर क्या होता है? फॉर्म नंबर आपका है 3CEDA, ठीक है, ये इसका फॉर्म नंबर है। और जो 92E था जो TP की रिपोर्ट था उसका फॉर्म नंबर क्या था? 3CEB, वो फॉर्म नंबर था। तो वैसे फॉर्म नंबर एग्जाम के लिए इतने रेलिवेंट नहीं होते, बट अगर बाई चांस क्वेश्चन बन गया रोल बैक का, अगर फॉर्म नंबर लिख के आ जाओगे तो एग्जामिनर के लिए अच्छी बात है। अच्छा, किस केस में रोल बैक एप्लीकेबल नहीं होगा? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल बैक, मतलब इस केस में आप रोल बैक प्रोविजन ले ही नहीं सकते। याद करो मैंने क्लास में कहा था, अगर रोल बैक मतलब APA लगाने से अगर इनकम रिड्यूस हो रही है, अगर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में जाने से इनकम रिड्यूस हो रही है, उस केस में आप APA ले नहीं पाओगे। या अगर मान लो किसी केस में ITAT की जजमेंट आ गई, ITAT ने केस कंक्लूड कर दिया, तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस के लिए भी ना आप APA एंटर नहीं कर सकते, बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है कि जो अगले आने वाले 5 साल हैं उसका ALP पहले से निकालना या उसका मेथड बता देना और उसी को फॉलो करके हमें ALP निकालना पड़ेगा या उसी मेथड से ALP निकालना पड़ेगा। पिछले 4 साल के लिए भी आप APA एंटर कर सकते हो, बट वो लगातार 4 साल होंगे, कोई आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। उनकी रिटर्न सही टाइम पर फाइल होनी चाहिए, उसके बाद उसकी TP की रिपोर्ट सही टाइम पर जानी चाहिए। अगर ये सारे काम किए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मान लो मिताली कहती है मैं पिछले 4 साल के लिए जाना चाहती हूँ, अगले 5 साल के लिए नहीं जाना चाहती, पॉसिबल नहीं है। मिताली ने कहा अगले 5 साल के लिए जाना चाहती हूँ, पिछले 4 साल के लिए नहीं जाना चाहती, पॉसिबल है।
मतलब पहले 5 साल तो है ही है, पिछले 4 साल वो आप डिपेंड करके बताओगे कि आपको जाना है नहीं जाना। ठीक है जी, तो ये आपकी बातें होती हैं 92 सीसी और 92 सीडी के अंदर। ठीक है सर एक डाउट था मेरा जी। ये एपीए एंटर करने के बाद जो अपन रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं उसके साथ भी सीए रिपोर्ट जाएगा क्या? क्या चीज? जब एपीए एंटर करने के बाद रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं ना, हाँ तो उसके साथ भी टीपी रिपोर्ट जाएगा सीए का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां भी टीपी की रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। जी सर, और टाइम लिमिट भी वही रहेगा, मतलब डेट ऑफ रिटर्न वही सेम टाइम लिमिट सेम रहेगी 31 अक्टूबर। यस सर, ओके थैंक यू। ठीक है, उसके बाद जी फिर अगला प्रोविजन आपका पेनल्टी का है जी। अब ये 271 AA और ये 271 BA और ये 271 G। अच्छा, इसमें ना एक सेक्शन और नहीं लिखा हुआ, 271 1C, जो हमने क्लास के अंदर पढ़ा था। अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि अगर जो आपकी इनकम बढ़ती है 100 से लेकर 300% तक की पेनल्टी होती है ना, आपका वैसे अभी रेट चल रहा है 200%। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा 271 AA किस केस में लगता है? 271 AA जी मिताली। मास्टर फाइल सर। क्या चीज? यस सर। फेलियर टू फर्निश मास्टर फाइल। आपकी आवाज कट रही है। किस केस में? तो 271 AA पूछा था ना आपने? हाँ हाँ 271 AA। सर मास्टर फाइल फर्निश नहीं हाँ की। मास्टर फाइल अगर फर्निश नहीं करोगे उस केस में कितने की पेनल्टी लगेगी? बट 271 AA के भी ना दो होती हैं, एक तो 271 AA1 और एक 271 AA2। जो 2 है उसमें मास्टर फाइल की पेनल्टी है। 271 AA1 किसका है वो मुझे बताएंगे सुरभि जी। सुरभि माइक ऑन करो। सर जिसमें हमने बुक मेंटेन नहीं की है, या फिर फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन है, और या फिर हमने फर्निश नहीं किया करेक्ट इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। और ये 271 BA और G भी बता दो। सर उसमें है कि जब हमने जो रिपोर्ट थी फर्निश यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली, वो है 1 BA। अच्छा। और जो हाँ, और जो 92 D3 में 30 डेज में हमें रिटर्न देनी थी वो नहीं किया, तो वो है 271 G। उसमें कितने की पेनल्टी है? सर वो जो जी वाले में उसमें 2% ऑफ ट्रांजैक्शनल वैल्यू है, और बीए वाले में है 1 लाख। 1 लाख की पेनल्टी है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी। उसके बाद जी मेरा क्वेश्चन है, नमन अपना माइक ऑन करना। यस सर। एक मैंने क्लास में कहा था स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन भी कुछ होती हैं, उस केस में भी कौन सी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है इस पे टीपी लगता है? याद नहीं आ रहा। चलो कौन बताएगा मुझे? नैन्सी आप बताओगे कौन सी ऐसी डोमेस्टिक है जिस पे टीपी लगता है जो हमने क्लास में किया था? सर याद नहीं आ रहा। हद हो गई, मतलब ये तो टीपी का चैप्टर अभी हमने थोड़े दिन पहले किया था, 2 हफ्ते पहले जी। 80 IAS से अगर रिलेटेड है। 80 IA की सीरीज पे लगता है। एक मैंने और लिखवाया था आपको, और जो 115 बा और 115 बाब, याद करो 115 बा और 115 बाब, वो भी डोमेस्टिक में के बारे में। और हर केस में नहीं है, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 20 करोड़ से ज्यादा की होगी उस केस से टीपी लगेगा, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। ठीक है, अगर 20 करोड़ से ऊपर की होंगी उस केस में टीपी लगेगा, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है, तो डोमेस्टिक वाले हर केस में टीपी नहीं है, अगर 20 करोड़ से ऊपर की होंगी उस केस में टीपी का लो लगाना है, ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, ये बात। 80 IA वाला क्या था एक बार बताओ ना। वो तो जो आपकी 80 IA की सीरीज है, 80 IA, IB, IC। ठीक है, ये काफी लंबी चौड़ी ना सीरीज है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन की है और वहां पे आपने प्रॉफिट ओवर स्टेट करके दिखाए हैं, याद करो मैंने क्लास में एक एग्जांपल करवाया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि प्रॉफिट उसने दिखाए थे 1000 लाख के, मतलब 1000 लाख के, उसके प्रॉफिट बनते थे 400 लाख के, उसने 600 लाख के प्रॉफिट ओवर स्टेट करके दिखाए थे। तो गवर्नमेंट ने कहा था जो 600 लाख के प्रॉफिट ओवर स्टेट करके दिखाए होंगे वहां पे भी टीपी का लो लग जाएगा, वो इनकम हम तुम्हारी इनकम में इंक्रीज कर देंगे और वहां पे टैक्स लगा देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपकी ये निकल के आ रही है। ठीक है जी, चलो जी, तो ये आपका 92 आपका BA था, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किस केस में टीपी का लो लगेगा। अब ये लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ है 92 CE और रूल नंबर 10 CB। लो जी, इसके अंदर क्या है, ये हमारा है सेकेंडरी एडजस्टमेंट। याद करो मैंने क्लास में कहा था एक तो होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी।
अब अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करूंगा ना, तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि जो अभी तक मैंने कहा कि इनकम आपकी इंक्रीज होगी, उस केस में टीपी का लो के साथ जो भी इनकम आपकी आएगी उस केस में आप लोन लगा दोगे। बट गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि हमने इनकम तो इंक्रीज कर दी, बट वो पैसा तो इंडिया में आया ही नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो? हमने इनकम तो इंक्रीज कर दी है, बट पैसा इंडिया में आया ही नहीं। उस पैसे को तुम्हें इंडिया में लेके आना है। मतलब गवर्नमेंट कहना चाह रही है, अगर इंडिया वाले ने यूएसए वाले को सामान बेचा 1000 रुपये का, उसकी एफएमई 1500 थी, तो 500 रुपये इंडिया वालों की इनकम में एडबैक करेंगे, बट इंडिया वालों को ये 500 रुपये बाहर से लेके भी आने पड़ेंगे। हम 90 डेज का टाइम देंगे, 90 दिन में ये पैसा इंडिया में लेके आ जाओ। अगर 90 दिन में ये पैसा आप इंडिया में नहीं लाते, फिर इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा जी। और अगर आप इंटरेस्ट पे करना नहीं चाहते, याद करो मैंने कहा था उस केस में फिर क्या लगेगा जी। अगर कोई बच्चा याद कर पा रहा हो, अगर आप 90 दिन के अंदर पैसा वापस नहीं लाते, इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप इंटरेस्ट देना नहीं चाहते ना, एक ऑप्शन भी था कि आप टैक्स पे कर दो 18%। अगर आपको ध्यान आ रहा हो 18% टैक्स था, प्लस में सरचार्ज 12% और प्लस में 4% सेस। एंड 4% ठीक है, तो अगर आप ये टैक्स पे कर दोगे, आप पैसा नहीं भी लाओगे तो भी चलेगा। अगर आप टैक्स पे नहीं करते, आप पैसा वापस लेके आओगे, इंटरेस्ट क्या लगेगा? अगर आपका जो करेंसी है वो इंडियन है, उस केस में जो आपका रेट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, उसमें कितने परसेंट जोड़ेंगे? 3.25। और अगर आपका होगा फॉरेन वाला, उस केस में जो लाइबोर का रेट होगा उसमें 3% जोड़ के जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा उसके बेस पे कैलकुलेशन करोगे। ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि भैया प्राइमरी के बाद सेकेंडरी भी करनी है, बट सेकेंडरी हर केस में नहीं है। याद करो, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा की होगी, याद आ रहा है कुछ आपको? अगर प्राइमरी 1 करोड़ से ऊपर की होगी, उस केस में सेकेंडरी करना पड़ेगा। एक सेकंड, बस एक सेकंड। अगर प्राइमरी 1 करोड़ से ऊपर की होगी, उस केस में सेकेंडरी होगी। सेकेंडरी मींस आपको पैसा इंडिया में लेके आना पड़ेगा 90 डेज में। अगर पैसा नहीं लेके आओगे, उस केस में इंटरेस्ट देना पड़ेगा 90 डेज के बाद। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट होगा इंडियन करेंसी वाले केस में जो रेट होगा एसबीआई का प्लस में 3.25, और अगर फॉरेन करेंसी होगी तो लाइबोर में प्लस में 3% जोड़ के जो रेट बनेगा उसके बेस पे करोगे। और अगर आप इंटरेस्ट देना नहीं चाहते, फिर ऑप्शन क्या होगा? आप टैक्स पे कर दो। किस रेट से? 18% प्लस में 12% सरचार्ज प्लस में 4% सेस, आप उससे आप टैक्स पे कर सकते हो। ठीक है जी। नंदनी क्या कह रहे थे? नंदनी? यस सर। जी सर कुछ ही नहीं, मैं तो वो सेकेंडरी एडजस्टमेंट बता रही थी। अच्छा बताओ, चलो दोबारा बताओ फिर, बताओ क्या सर सेकेंडरी एडजस्टमेंट? जी। अच्छा बच्चा पेज पर सर अगर हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़। जी जी। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ हेलो 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 जी। सर आपकी आवाज नहीं आ। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं सर ठीक है सर। हाँ हाँ नंदनी आपकी नहीं आ रही। हेलो हेलो सर। अब बता। हेलो सर। हाँ हेलो तो आ रही है, अब बताओगे आगे बढ़े? हाँ सर बता रही हूँ। हाँ बताओ ना फिर। सर अगर हमारी प्राइमरी एडजस्टमेंट की जो वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा होगी तो हमें सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकेंडरी में करते क्या ये भी बताओ। ऐसे तो मेरे को लग रहा है 6-7 बज जाएंगे। चलो रुको, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। अब सर मैं अपना डाउट पूछूं? हाँ धारा आप क्या कह रहे हो? हाँ सर मतलब वो इंटरेस्ट जो लगेगा वो 90 डेज के बाद में लगेगा ना? 90 डेज तक तो कुछ। हाँ 90 डेज तक तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 90 डेज के बाद ही लगेगा। 90 डेज में रीपेटेड नहीं हुआ तो फिर इंटरेस्ट लगेगा? 90 डेज के अंदर अगर नहीं लेके आए तब उसके बाद इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। अगर 90 डेज में ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मतलब एसबीआई का रेट और लाइबोर आपने कुछ बोला उससे वो तभी लगेगा ना? हाँ हाँ 90 डेज के बाद लगेगा बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। ठीक है चलो, और किसी को डाउट तो नहीं है? एक बार फिर सर एक रोल ओवर से था सर। जो रोल ओवर हम सर लास्ट प्रीवियस 4 इयर्स के लिए लेते हैं सर, ठीक है जी। सर कंपनी से 2 साल पहले फॉर्म हो गया तो मिल जाएगा ना सर उसको? अगर हाँ 2 साल पहले ही हुई है तो फिर तो 2 साल ही हो गए ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई। ओके सर। ठीक है, और किसी का डाउट जी? चलो इधर देखो ध्यान से। अब ये हमारा प्रोविजन थ्योरी टीपी के, ठीक है जी। अब ये हमने सारे सेक्शन एक बार कंप्लीट कर लिए हैं टीपी के जी।
उसके बाद फिर अगला चैप्टर हमारा है, बिल्कुल छोटा सा ही है जी वैसे तो, चैप्टर हमारा है गार का। ठीक है जी, चैप्टर हमारा गार का है। चैप्टर बिल्कुल छोटा सा है, बट एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन हर बार एक ही बन रहा है, गार और सार में क्या डिफरेंस है। तो पहली बात ना थोड़ा सा गार का बेस क्लियर कर दूं मैं। गार का पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि गार का मतलब क्या होता है, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल। अब नाम से पता लग रहा है कि पहली बात ये चैप्टर जो है ना ये अवॉइडेंस वाले केस में एप्लीकेबल होगा, मतलब प्लानिंग वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है, इवेजन वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है, अवॉइडेंस वाले केस में एप्लीकेबल है। अब ये गार लेकर क्यों आए थे, मैंने कहा था कि जो लोग अवॉइडेंस करते थे, जिन जिन केस में सार एप्लीकेबल नहीं है, मतलब जहां सार नहीं है, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट गार लेकर आई है। एक बार चेक करना, देखो पॉइंट मैंने क्लास में क्या लिखवाया था कि गार के प्रोविजन टैक्स इवेजन से डील नहीं करेंगे, गार के प्रोविजन टैक्स प्लानिंग से डील नहीं करेंगे, गार के प्रोविजन डील करेंगे जहां पे अवॉइडेंस होगी ना उससे गार के प्रोविजन डील करेंगे। गार प्रोविजन डू नॉट अप्लाई विद केसेस वेयर सार प्रोविजन आर अवेलेबल। इसका मतलब क्या है कि जहां सार ऑलरेडी बने हुए हैं उस केस में गार की बात नहीं होगी। एक बात में सोच के बताना, जहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर लग रहा है क्या उस केस में गार लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि जहां पे सार है वहां गार नहीं है, जहां सार नहीं है वहां गार है। यह बात क्लियर है जी। उसके बाद देखो जी अगला पॉइंट फिर क्या था, गार प्रोविजन एंड सार प्रोविजन कैन को एग्जिस्ट। अरे यहां ना कई बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर एक ट्रांजैक्शन पे दोनों कैसे लग सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब यह है कि आज गार भी एग्जिस्ट करते हैं और सार भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन के ना कुछ पोर्शन पे सार लग रहा है, तो अगर कुछ पोर्शन पे सार लग रहा है तो क्या बैलेंस पोर्शन पे गार नहीं लग सकता? गवर्नमेंट कहती है लग सकता है, बट हाँ ये नहीं है कि आपने सार भी लगा दिया गार भी लगा दिया। मतलब गार और सार को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ट्रांजैक्शन पे, बट वो डिपेंड करता है जहां सार है वहां गार नहीं है, और जहां गार है उस केस में सार की बात नहीं होगी। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद देखो जी अगला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट अगर आपने 1 अप्रैल 17 से पहले की हैं तो वो ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर मींस गार के प्रोविजन जो हैं प्रोस्पेक्टिव बेस पे एप्लीकेबल होंगे, रिट्रोस्पेक्टिव बेस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। गार तब लगेगा अगर टैक्स बेनिफिट जो है वो 3 करोड़ से ऊपर है, मतलब अगर आपने अवॉइडेंस जो की होगी वो 3 करोड़ से ऊपर की होगी, उस केस में गार लगेगा। गार किस किस केस में नहीं लगेगा, एक तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उस केस में गार नहीं लगेगा, और जो नॉन रेजिडेंट होते हैं जो FIS के थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस केस में गार एप्लीकेबल नहीं होगा। इनको छोड़ के बाकी हर केस में गार एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बार चेक करना जी, गार की मैंने समरी आपको बताई थी। गार पहली बात तो टैक्स बेनिफिट के 3 तरीके हैं, एक तो टैक्स प्लानिंग है, इवेजन है और अवॉइडेंस है। प्लानिंग वाले केस में कोई गार नहीं है, इवेजन वाले केस में कोई गार नहीं है, अवॉइडेंस वाले केस में 2 हैं, या तो वहां सार एग्जिस्ट होगा या सार एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर वहां पे सार है उस केस में गार नहीं है, अगर सार एग्जिस्ट नहीं है और टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ तक का है उस केस में भी गार नहीं है, अगर टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ से ज्यादा का है उस केस में गार एप्लीकेबल हो जाएगा। ये बात ध्यान दो। अब गार एप्लीकेबल होने के लिए ना मैंने कहा था कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो भी आप अरेंजमेंट कर रहे हो, अगर वो इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट होगा उस केस में गार लगेगा, नहीं तो गार नहीं लगेगा। याद करो मैंने कहा था, और बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांजैक्शन करते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट में कवर होती है। अच्छा याद आ रहा है इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट किसे कहते हैं? याद करो, एक तो मेन कंडीशन थी और 4 उसके टेस्ट थे। उन चारों में से कोई भी एक, और वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी उस केस में गार लगा दोगे। क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे वो 4 कंडीशन बता दे, थोड़ा हिंट दे दे कि वो 4 कंडीशन क्या थी? जी सुरभि जी। सर पहली बात तो जो लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस हैं वो ऑर्डिनरीली नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका बोनाफाइड पर्पस नहीं था, मतलब मैलोफाइड पर्पस था, उसके बाद कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है ट्रांजैक्शन में, मतलब कमर्शियल सब्सटेंस की कमी है। हाँ, लैक है, और फिर आपने मिसयूज या अब्यूज किया है कोई प्रोविजन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। साक्षी एक बार आप बताओ। यस सर, एक तो कोई भी राइट और लाइबिलिटीज जो भी क्रिएट हो रही हैं वो नॉर्मली नहीं हो रही, ऑर्डिनरी नहीं हो रही, ठीक है। और एक कोई भी प्रोविजन मिसयूज या फिर अब्यूज हो रहा है किसी प्रोविजन का, और कमर्शियल सब्सटेंस की लैक है, कमी है, ठीक है। या फिर एक और बता दें आपने इसमें डीम कमर्शियल सब्सटेंस की भी लैक है, ठीक है। और एक और है जहाँ पे इंटेंशन आपकी मेलाफाइड है। हाँ, मेलाफाइड इंटेंशन है, बोनाफाइड इंटेंशन है। बहुत बढ़िया। मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है
कि गार एप्लीकेबल वहां पे होगा। अब पहली बात तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि आपका मेन पर्पस जो है टैक्स बेनिफिट होना चाहिए, इसके साथ साथ इन चारों में से कोई एक केस एप्लीकेबल होना चाहिए। सबसे पहला केस है कि आपकी ट्रांजैक्शन ने कोई ऐसा राइट क्रिएट किया, कोई ऐसा ओब्लिगेशन क्रिएट किया जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए अगर ये ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर होती। मतलब कहना पता क्या चाह रहा हूं, ध्यान सुनना। मैंने ट्रांजैक्शन की सौरभ के साथ, मैंने ट्रांजैक्शन की सोनू के साथ, मैंने ट्रांजैक्शन की लाभांश के साथ। अब ये ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट कह रही है एक ऐसा राइट क्रिएट कर रही है जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता अगर ये ट्रांजैक्शन फेयर मार्केट वैल्यू पर होती। मतलब मैंने सोनू को ये पेन दिया 1000 रुपए का, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1500 रुपए है, तो गवर्नमेंट क्वेश्चन रेज करेगी ना कि 1000 का क्यों दिया। अब बच्चा कहता है सर लगा दो, टीपी लगा दो। सर टीपी जहां लग रहा है वहां तो गार है ही नहीं, और टीपी क्या हर केस में लग रहा है? अभी हमने टीपी रिवाइज किया कि टीपी वहीं लगता है जहां ट्रांजैक्शन आपकी इंटरनेशनल होती है, बट जो ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल में ही कवर नहीं है और वहां आपने एफएमवी से कम प्राइस पर सामान दे दिया, उस केस में क्या करोगे? तो गवर्नमेंट कहती है साहब टेंशन मत लो, उस केस में गार है। मतलब अगर आपकी रिलेटेड पार्टी है और वहां टीपी नहीं लगा पा रहे, उस केस में गार लगा दो बस। हाँ, टैक्स बेनिफिट जो है वो 3 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, कोई रिजल्ट डायरेक्ट, मतलब आपका जो रिजल्ट आ रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने लोगों को मिसयूज किया है, अब्यूज किया है, उस केस में गार लगा देंगे। अगला, आपने जो ट्रांजैक्शन की है उसमें कमर्शियल सब्सटेंस की कमी है या कमर्शियल सब्सटेंस की कमी मानी जा रही है, तो भी गार लग जाएगा। और जो आपने ट्रांजैक्शन किया उस आपकी इंटेंशन जो है वो बोनाफाइड नहीं है, मेलाफाइड है, उस केस में गवर्नमेंट करी गार लगा देंगे। अब याद करो, आपको मैं दिखाऊं, याद करो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमने क्लास में किए थे। इसके थ्रू हमने समझा था कि गार क्या होता है। आपको अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो क्लास में, एक तो ये एग्जाम्पल मैंने करवाया था कि याद चेक करो, मैंने कहा था किसी कंट्री में उन्होंने क्या किया, एक कंपनी बना ली थी, उसके थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे थे, गवर्नमेंट ने कहा इस केस में गार लगा देंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है ना हमने क्लास में कंप्लीट किए थे, इसके बेस पे हमने समझा था कि गार के प्रोविजन होते क्या हैं। तो बस ये बात ध्यान दो कि जो भी केसेस हमने क्लास में किए हैं ना सर, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था फिगर भी चेंज नहीं करेंगे, सेम एग्जाम्पल दे देंगे। और अगर एग्जाम्पल सेम दे दिया, अगर आप फिर भी सोल्व नहीं कर पाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तो पहली बात अपने दिमाग में ये बिठा के चलना, जहां सार है वहां गार नहीं है, जहां गार है वहां सार का मतलब ही नहीं है, जहां इवेजन है वहां गार नहीं है, जहां प्लानिंग है वहां गार नहीं है, जहां अवॉइडेंस है वहां भी गार तब है जब सार नहीं है, और वहां भी तब है जब टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, ये सारी बातें आपकी गार की निकल के आती हैं बस। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जब भी, अच्छा एक बात और बताना, कोई बता सकता है क्लास में सार के एग्जाम्पल? सार के एग्जाम्पल क्या है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हमने चैप्टर कंप्लीट किया टीपी का, पीजीपी के अंदर सेक्शन 48(2). ठीक है, डीम डिविडेंड हो गया 222, डीम डिविडेंड। उसके बाद जी क्लबिंग का लो हो गया सेक्शन नंबर 64। उसके बाद सेक्शन नंबर 9 इनकम डीम टू बी एक्रू राइज इन इंडिया। ये सब क्या सार हैं सर? मतलब जहां जहां अवॉइडेंस आप करते थे, गवर्नमेंट ने आपको पकड़ के बोल दिया भैया अगर ये काम करोगे उस केस में लगा देंगे सार। तो आप चेक कर लो, देखो अगला पॉइंट हमारा वही है, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। ये सारे पॉइंट मैंने आपको क्लास में लिखवाए थे। देखो 48(2) हो गया, 80(I) हो गया, टीपी का चैप्टर पूरा हो गया 92 वाला, उसके बाद 92(3), 4, 222, 40A, सेक्शन 9, ये सारे प्रोविजन जो हैं ये सारे के सारे सार हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाता है ना कि गार और सार में डिफरेंस बताओ, तो पहली बात तो ध्यान रखना सार का मीन्स क्या है। सार में भी अवॉइडेंस होती है, गार में भी अवॉइडेंस होती है। फर्क क्या है? सार में जहां अवॉइडेंस होती है उसको रोकने के लिए प्रोविजन है, गार में अवॉइडेंस हो रही है उसको रोकने के लिए प्रोविजन नहीं है, इसलिए गार लगाया, बट वो भी तब जब टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ के बाद होंगे। बातें समझ में आ रही हैं जी? ओके ओके, तो ये गार का हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट था कि गार किस केस में एप्लीकेबल होगा, आपको मैंने बेस क्लियर कर दिया। ठीक है सर, एक डाउट था जी कनक। सर, वो जो आपने एग्जांपल्स बताए थे उसमें जो एग्जांपल 8 था उसका डाउट था, हमने आपको भेजा भी था, आपने बताया नहीं था। एक सेकंड रुको, एग्जांपल 8 इसमें? हाँ इसमें बोलो क्या डाउट था? सर इसमें ये काफी कंफ्यूजिंग था, हमें समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में हुआ क्या, इसका क्रक्स क्या निकला था इसमें ना क्रक्स ये निकला है कि देखो y, अब देखो y
जेड और ए ने, इन दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर में यहां पे कंपनी बनाई, मतलब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जब इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है और फिर आगे शेयर बेच दिए, ठीक है, अब गवर्नमेंट कह रही है भैया अगर ए ने इन्वेस्टमेंट की है तो यहां पे वाई ने क्यों नहीं की? मतलब वाई ने 100% सब्सिडरी कंपनी उस कंपनी में क्यों बनाई जहां टैक्स फ्री है वो? मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब अगर जॉइंट वेंचर करना था तो यहां पे कौन मिलके कर लेता? यहां पे वाई और जेड मिलके कर लेते। अब ये कंपनी, एक बात बताना, एक कंपनी किसकी है? एक्चुअल में तो वाई की है ना, एक कंपनी एक्चुअल में वाई की है। अब गवर्नमेंट कह रही है विवेक एक बात बताओ, ए कंपनी और एक्स कंपनी ने मिलकर इन्वेस्टमेंट की है तो यहां पे वाई ने क्यों नहीं की? और वाई ने सब्सिडरी कंपनी वहां पे क्यों बनाई? क्योंकि देखो यहां पे सब्सिडरी कंपनी जो बनी है, वाई ने सब्सिडरी कंपनी बनाई है ए, और फिर ए ने इन्वेस्टमेंट की है एक्स में और जेड ने भी की है एक्स में। अब ए ने की है 49, जेड ने की है 51। तो गवर्नमेंट का ना क्वेश्चन बस ये है कि वाई ने ऐसा क्यों किया कि ऐसी कंट्री में सब्सिडरी बनाई जहां टैक्स ही नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, याद करो, आज जो ऐसी कंट्री होती हैं, टैक्स हेवन कंट्री होती हैं, उसमें मेजर कंपनी कौन सी होती है? शेल कंपनी होती है। याद करो वोडाफोन केस सर, वोडाफोन केस याद आ रहा है कुछ आपको? वोडाफोन केस में क्या था? केमैन आइलैंड, मॉरिशस कंपनी बनाती, डब्बा कंपनी, और मॉरिशस में, साइप्रस में आदि कंपनी शेल कंपनी है, जिनका मेन पर्पस ही क्या है? सिर्फ यही काम करना कि वहां के DTAA कहते हैं, क्योंकि वहां तो टैक्स है नहीं, और अगर वहां टैक्स नहीं है वहां से पैसा क्या करते हैं? डाइवर्ट करते हैं। तो पैसा डाइवर्ट करेंगे, इसी डाइवर्जन को रोकने के लिए गवर्नमेंट कहाँ लेके आई थी? गार लेके आई थी। तो इस एग्जाम्पल में ना अगर आप रीड करोगे, आप एग्जाम्पल का देखो यहाँ पे आंसर रीड करोगे, इसमें यही लिखा है, इन्होंने यही लिखा है कि भैया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ए और वाई ने क्यों नहीं की। आपको मैं एक लाइन पढ़वाता हूँ, देखो यहाँ पे, एक मिनट रुकना, हाँ ये देखो, अब इंटरप्रिटेशन में देखना क्या लिखा है यहाँ पे, ये लाइन ध्यान से पढ़ना। एज ऑल द राइट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड आर बीइंग एक्सरसाइज बाय वाई लिमिटेड इंस्टेड ऑफ ए लिमिटेड, इट अगेन शोज दैट ए लिमिटेड लैक कमर्शियल सब्सटेंस। मतलब कहना चाह रहे हैं कि ऑल द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड, अब एक्स लिमिटेड कौन सी थी? ये वाली थी ना। इसके कहीं ना कहीं राइट जो है ना वो वाई के पास है। वाई के पास क्यों है? आपको लगेगा सर वाई के पास क्यों है? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट तो ए ने की है ना, बट जो ए कंपनी है वो भी किसकी है? वाई की है। अब अगर ए कंपनी भी वाई की है तो अल्टीमेटली एक्स को होल्ड करने वाली कंपनी कौन सी है? वाई है। तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि जो ये ट्रांजेक्शन तुमने डिजाइन की है ना, हमें पागल मत बनाओ। तुमने ये जो कंपनी बीच में खोली है, टैक्स हेवन कंट्री में खोली है, तुम्हारा काम कुछ अलग चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे गार लगा देंगे, और अगर सार होता तो सार लगाते, अगर सार नहीं है तो यहाँ गार लगा देंगे। तो मेन ये प्रैक्टिकल लाइफ में काम चलते थे सर, ठीक है। चलो ओके सर जी। सर इसी में 4A 4B 4C वाला आपने क्वेश्चन कराया था एग्जांपल, तो नोट्स में मैंने क्वेश्चन कराया था इसी में ही सर, ये वाले नोट्स नहीं जो आपने सेंड किए थे, उसमें मेरे को थोड़ा क्वेश्चन बताओ क्या था उसके अंदर, थोड़ा सा मैसेज इंडिया स्टेम लिमिटेड हिंट दे दो बस। वो सिंगापुर वाला, उसमें SEZ वाले थे सर, तीन केस थे SEZ वाले। अच्छा हाँ 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 सर पेज नंबर 14.57 पे है वो। नहीं इसी PDF में कह रहे हो? सर वो जो आपने नोट्स सेंड किए थे उसमें थे। हाँ हाँ यही तो वैन लाइक, यही तो सेंड किए थे मैंने। हाँ जी सर, पेज नंबर 14.57 पे। 14.57, हाँ उस पे तो गार एप्लीकेबल ही नहीं हो रहे। सर वो 4C वाला पॉइंट समझ नहीं आया सर, ये एग्जाम्पल ये वाला। यस सर। इसमें देखो अब यहाँ पे, अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं, इन द अबव एग्जाम्पल 4B, अब 4B का एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है, लेट अस प्रिज्यूम दैट बोथ यूनिट इन SEZ एरिया से A एंड नॉन SEZ एरिया से B वर्क इंडिपेंडेंटली। MS India Chemical Limited started taking new export order from existing as well as new client of for unit A, and gradually the export from unit B declined. The company offered lower profit from unit B in computation of income. Can GAR be invoked on the ground that
हैज़ बीन शिफ्टिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस फ्रॉम यूनिट बी टू ए फॉर द मेन पर्पस, उसका टैक्स बेनिफिट है। अब एक बात मैंने सोच के बताना, वो कह रहा है द इशू ऑफ टैक्स अवॉइडेंस थ्रू शिफ्टिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस फ्रॉम वन यूनिट another has been specifically dealt with the section 10AA of that, hence the revenue need not invoked to GAR in such case through GAR and SAR can coexist as per the clarification given in CBDT circular। इसका मतलब क्या है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ना, ये सेक्शन 10AA में कवर है, और 10AA किसका है, SEZ का है ना। सेक्शन 10AA क्या, हाँ सेक्शन 10AA बात कहता है कि अगर आप ये काम करोगे तो उस केस में हम तुम्हें 10AA की डिडक्शन ही नहीं देंगे। अब जब 10AA ने कह दिया कि तुम ऐसे प्रॉफिट अगर शिफ्ट करोगे तुम्हें डिडक्शन मिलेगी नहीं, तो जब ऑलरेडी सार में ही कवर हो गया तो वहां पे गार एप्लीकेबल क्यों करेंगे। तो मेनली गवर्नमेंट, हाँ तो मेनली गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जब एक केस ऑलरेडी इनकम टैक्स में जो सेक्शन एग्जिस्ट है अगर उसमें कवर हो जाता है उस केस में गार नहीं लगाना। हाँ अगर ये 10AA में कवर नहीं होता उस केस में आप गार लगा देते। ठीक है जी, ओके थैंक यू सर। ओके जी, लो जी सर, जी सर एक बार शॉर्ट में खाली कॉमर्शियल सब्सटेंस बता देना। कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है आपने एक ऐसी ट्रांजैक्शन की है जो मेनली कोई बिजनेसमैन नहीं करता, मतलब एक नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं करता। नॉर्मल बिजनेसमैन का मतलब क्या है, याद करो, मैंने अभी एक एग्जांपल दिखाया, जैसे बच्चे ने मुझे बताया वो वाला एग्जांपल, उसमें क्या था, उसमें एक सब्सिडरी कंपनी खोली, ठीक है, फिर सब्सिडरी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की। वोडाफोन वाले केस में क्या हुआ था, हचिसन हांगकांग ने केमन आइलैंड में एक कंपनी खोली थी, सीजीपी इन्वेस्टमेंट, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। सीजीपी इन्वेस्टमेंट ने इन्वेस्टमेंट कहाँ की थी, हच इंडिया में। तो क्या इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, गवर्नमेंट कहती नहीं है। कमर्शियल सब्सटेंस मींस कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं करता जो तुमने की है। मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन डिजाइन करना जो नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं करता, अगर वो नॉर्मल बिजनेस कैरी करे, और अगर आपने ऐसा कर दिया है तो वहां पे कमर्शियल सब्सटेंस की कमी है। कमर्शियल सब्सटेंस मींस होता है कि आप में बिजनेस, मतलब ये लगा लो आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन होने के बावजूद भी, सारी नॉलेज होने के बावजूद भी आपने ऐसी कंट्री में सब्सिडरी कंपनी खोल दी जहां पे खोलने का मतलब ही नहीं था, तो आपकी ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस की कमी है, इसका मतलब ये है। थैंक यू। ठीक है जी, लो जी, अब एक तरह का हमारा लास्ट चैप्टर ही है, ठीक है जी, क्योंकि इसके बाद चैप्टर नंबर 11 जो है उसमें एक तो हमने बायबैक वाले प्रोविज़न किए हैं। बायबैक में तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, वैसे बायबैक में कंपनी टैक्स पे करती है, ठीक है। अब बायबैक जो होता है वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, उस पर कंपनी अब टैक्स पे करती है। एक तो बायबैक वाला केस मैंने आपको वहाँ पे वो बताया था। एक स्लम सेल वाला केस था जी, स्लम सेल वाला टैक्सेशन याद करो। स्लम सेल में अगर पूरी अंडरटेकिंग आप बेच दोगे तो कैपिटल गेन स्लम सेल के बेस पे निकलेंगे। जितने की आपने अंडरटेकिंग बेची होगी वो आपका सेल प्राइस होगा, जो नेटवर्थ होगी वो आपकी कॉस्ट होगी। कोई भी इंडेक्सेशन स्लम सेल वाले केस में नहीं मिलता, और कैपिटल गेन जो निकल के आएगा उसमें कोई भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे निकालेंगे, जब अंडरटेकिंग बनी और जब अंडरटेकिंग बिकी उसका डिफरेंस अगर 36 मंथ से ऊपर होगा तो सारे गेन जो होंगे वो लॉन्ग टर्म आ जाएंगे। फिर मैंने कहा था कि अगर स्लम सेल आप कर रहे हो तो सारी अंडरटेकिंग को एक कैपिटल एसेट मानेंगे, चाहे उसके बीच में स्टॉक इन ट्रेड ही क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है। और फिर मैंने कहा था कि आप रिवैल्यूएशन इग्नोर करोगे। स्लम सेल में जब भी आप नेटवर्थ निकालोगे एसेट की वैल्यू क्या लोगे, अगर डेप्रीशिएबल है WDV लोगे, नॉन डेप्रीशिएबल की बुक वैल्यू लोगे, और अगर 35 AD वाली एसेट है उसको क्या लोगे, नील लोगे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। ठीक है, ये हमने स्लम सेल वाला कॉन्सेप्ट किया था चैप्टर नंबर 11 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, एक ये आपका चैप्टर था जी फर्म की टैक्सेशन। अब सुनते रहना बस आराम से, ठीक है, ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है बस, इसके बाद फिर हमारा पैकअप कर देंगे। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से। अब आपके नोट्स थोड़े से होने चाहिए बंद, और आप या खुले रहे नोट्स, बस आपका दिमाग स्क्रीन पर हो। इधर देखो ध्यान से। अगर मैं फर्म की टैक्सेशन की बात करूंगा ना, तो पहली बात तो मैंने कहा था कि फर्म की टैक्सेशन में आपका सेक्शन 40B ही कवर होगा, ऐसा नहीं है। याद करो, एक तो 184 भी है, 185 भी है, 40B भी है, 10(2)A भी है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा एक सेक्शन और था 187, 188, 189, 167C, ये सारे के सारे फर्म की टैक्सेशन के हैं।
एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ, आज अगर मान लो मैं और सौरभ कहते हैं हम दोनों पार्टनर हैं, तो क्या हमारी इनकम एज ए पार्टनरशिप फर्म की तरह असेस करेंगे? आंसर इज नो। अब एक पर्सन की इनकम पार्टनरशिप फर्म की तरह असेस कब होगी? याद करो मैंने क्लास में कहा था, उस केस में ना उसकी कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन गवर्नमेंट ये बात कहती है कि आपकी पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आपकी स्पेसिफाइड होनी चाहिए, और पार्टनरशिप डीड जब आपने फर्स्ट रिटर्न फाइल की हो उसके साथ आपने सबमिट कर दी हो। पार्टनरशिप डीड पे हर पार्टनर साइन करेगा एक्सेप्ट माइनर, और अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है तो पार्टनरशिप जब डीड जो आपकी रिवाइज होगी वो आप रिटर्न के साथ फाइल करोगे। मतलब अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी फिर इनकम असेस करोगे एज ए पार्टनरशिप फर्म, बस ये बात ध्यान देना। और अगर 184 की दी हुई कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हम किस में कवर हो जाएंगे? पार्टनरशिप फर्म में। नहीं तो फिर हमारी इनकम या तो एओपी की तरह टैक्सेबल होगी या वो बीओ की तरह टैक्सेबल होगी। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में टैक्स रेट क्या होते हैं कोई बताएगा? 30%। सरचार्ज क्या लगेगा? अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी कितना लगेगा? 12%, प्लस में 4% सेस भी लगेगा, ठीक है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब ध्यान सुनना जी। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं आप सब मेरी फर्म के पार्टनर हो, प्लीज ध्यान सुना। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं आप सब मेरी फर्म के पार्टनर हो। अच्छा, अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट पर टैक्स पे कर चुकी है, उस प्रॉफिट पे टैक्स पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म का बचेगा वो किसको वो देगी? पार्टनर को। अगर पार्टनरशिप फर्म उस प्रॉफिट पे टैक्स पे कर चुकी है और जो प्रॉफिट पार्टनर को मिल रहा है, सोच समझ के बोलना, क्या आप उस पे टैक्स पे करोगे? नहीं करोगे? यस नो तो बोल दो, यस या नो। नो। किस में एग्जम्प्ट होगा? सेक्शन बोलने की कोशिश करो, सेक्शन 10(2)(a) याद करो। मतलब अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट लेता है और पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है तो पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा सेक्शन 10(2)(a। ये बात हमने कंप्लीट किया। एक पॉइंट क्लियर हो गया? मेरा वाला बिल्कुल सही है। और देखो 84 चार्जिंग हो गई, 60 मिलियन दंग है, तुम्हारे में होती नहीं है। क्या हो गया कनक? हद हो गई। मतलब यहां पे हम समझ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेशन और इनका वहां पे कुछ और ही चल रहा है। नालायक को बोलते हुए जान निकलती है। बच्चा कह रहा है बोलते रहो, हमारा क्या है, हमने पैसे किस लिए दिए? इसी चीज के तो दिए सर। नालायक। मतलब मुझे लग रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे क्या पता कि वहां पे उनकी अलग ही डिस्कशन चल रही है। सॉरी सर। ये सॉरी से काम नहीं चलेगा। ये क्या डिस्कशन चल रही थी अभी? सर भाग गया था, लड़ रहा था। अरे भाई आ गया था, लड़ रहा था? हाँ सर। हाँ तो भाई का तो काम ही लड़ना है नालायक। इधर देखो ध्यान से। सही में सर। ये किसने बोला है? ये मुझे आवाज लगी है वर्षा वर्षा की। वर्षा थी सर। चलो छोड़ो ध्यान से, अब जो हाथापाई मत करना, ठीक है। आराम से अपना बैठो और उसको भी बोल लो कि हाँ भाई पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेशन पढ़ ले पास बैठ के, ठीक है। इधर सुना ध्यान से। 1 मिनट रुको, मेरा पेन नीचे गिर गया। अब सर गिरने दो, मत उठाओ। क्यों? चलो इधर देखो सर ध्यान से। रेस्ट ले लेते हैं तब तक। हाँ रेस्ट ले लो, इतने पानी पी लो 2 मिनट, कोई बात नहीं। 2 मिनट सर आप भी रेस्ट ले लो। हाँ बस मैं भी 2 मिनट पानी पी लेता हूँ। सौरभ देख लो, सौरभ बिल्कुल, सौरभ सबसे बढ़िया बैठा है क्लास में, बिल्कुल चेयर पे, बिल्कुल कमर सीधी करके ही होता है पढ़ने का तरीका। ऐसा लग रहा है सौरभ ने पीछे कुर्सी पे डंडा लगा रखा है और बिल्कुल कमर सीधी है। नहीं सर कुछ नहीं, आप इतना बढ़िया रिवीजन कर रहे हो, मजा आ रहा है। हाँ आपको मजा आ रहा है ना सौरभ? कनिका से पूछो, उनके घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं। नहीं सर मजा आ रहा। सर वो ज्यादा हो गया था आज कुछ। अच्छा ज्यादा हो गया? यस सर। मतलब इस हिसाब से देखूं तो मेरा तो, अगर इस हिसाब से देखूं तो मेरा तो डेली बहुत ज्यादा हो जाता है फिर। यस सर। चलो तो हो गया, पानी पुनी पी लिया? चलो इधर देखो। अब बस आराम से ना 15 मिनट बैठ जाओ, 15 मिनट में पैकअप हो जाएगा। सिर्फ 15 मिनट मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सीधे होके बैठो, ये जो टेढ़े मेढ़े होके बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, सिर्फ 15 मिनट एनर्जी के साथ बैठ जाओ, खत्म है जी काम बस, ठीक है। 1 मिनट रुको, ये 2-3 बच्चे हैं
अपनी वीडियो बंद करके बैठे हैं ताकि किसी को ना दिखे हम क्या कर रहे हैं। ऐसे नालायक बच्चे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। लो जी इधर देखो ध्यान से। अब 1 मिनट क्या हो गया। लो जी अब प्लीज़ ध्यान सुनना जी। अब मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ जी। पहली बात, अच्छा घर बैठे बैठे ना बोलना, देखो 15 मिनट ऐसे निकल जाएंगे। अगर बोलते रहोगे ना 15 मिनट पता भी नहीं लगेंगे। आप एक बार बोल के तो देखो। सबसे पहला क्वेश्चन, पार्टनरशिप फर्म में टैक्स रेट क्या होगा जी? 30%। सरचार्ज कब लगेगा? अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी 12% सरचार्ज लगेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को प्रॉफिट दे रही है तो पार्टनर के हाथ में एग्जाम्प्ट है, पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे कर चुकी है। सेकंड मेरा पॉइंट निकल के आ रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा था, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, आप मेरे सारे पार्टनर हो। अच्छा अगर आप सारे पार्टनर हो, आपने मेरी फर्म में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपकी कैपिटल मेरी फर्म में लगी है। अब अगर आपने फर्म में कैपिटल लगाई है, अगर मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो क्या वो सारा इंटरेस्ट मेरे हाथ में अलाउड होगा? नहीं होगा। आंसर इज नो। गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर इंटरेस्ट 12% तक होगा तो फर्म के हाथ में अलाउड है, अगर इंटरेस्ट 12% से ऊपर होगा तो फर्म के हाथ में जो एक्सेस वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होगी। बस ये पर ध्यान देना। अच्छा क्या ये इंटरेस्ट वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर या कोई भी पार्टनर हो, कोई भी पार्टनर हो, इंटरेस्ट वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है। इट मींस अगर पार्टनर वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, इंटरेस्ट वाले केस में फर्म को अलाउड होगा। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा अब बात करते हैं सैलरी की, रेम्यूनरेशन की। सैलरी रेम्यूनरेशन जो होती है क्या वो हर पार्टनर में अलाउड होगी या वर्किंग में? कोशिश करो बोलने की, वर्किंग या हर पार्टनर? वर्किंग। अच्छा क्या सारी सैलरी या एक लिमिट है? एक लिमिट है। वो किस पे डिपेंड करेगी? फर्म के बुक प्रॉफिट कितने हैं, फर्म के बुक प्रॉफिट कितने हैं। अगर पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट है तो हाँ नहीं, पहले 3 लाख वाले केस में 90% और 1.5 लाख, विच एवर इज लेस। बैलेंस बुक प्रॉफिट पे कितना होगा जी? 60% होगा। ठीक है, इन दोनों का जो भी टोटल होगा इतनी सैलरी अलाउड होगी, इससे ऊपर की सारी सैलरी फर्म के हाथ में डिसअलाउड होगी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, अगर एक पार्टनरशिप फर्म के लॉस हैं और पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को, वर्किंग पार्टनर को सैलरी पे कर रही है, क्या लॉस वाले केस में पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? आंसर इज यस, मिलेगी 1.5 लाख तक। मैंने कहा भी था सर अगर बुक प्रॉफिट और लॉस अगर होंगे तो 1.5 लाख रुपए तक की तो डिडक्शन मिलेगी मिलेगी। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जो भी आपके नॉर्मल प्रॉफिट होंगे उसमें सबसे पहले अगर रेम्यूनरेशन आपने माइनस कर दी है वो सारी ऐड कर लो। फिर अगर इंटरेस्ट आपने डेबिट किया हुआ है, अगर 12% तक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंटरेस्ट 12% से ऊपर वाला है तो जो एक्सेस वैल्यू होगी वो आप ऐड कर लोगे। इसको ऐड करने के बाद जो बुक प्रॉफिट होंगे वो 3 लाख अलग कर दोगे, बाकी अलग कर दोगे, उसके बेस पे कैलकुलेशन कर दोगे। ये सारी बातें हमने की थी। अब बच्चा ये बात कहता है सर एक पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा कि जो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में सैलरी अलाउड है, क्या वो सैलरी पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस। याद करो मैंने क्लास में कहा था जो हिस्सा फर्म के हाथ में अलाउड होगा ना वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। आंसर दे देना घर बैठे बैठे जी। अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को 15% इंटरेस्ट पे किया, आंसर आप दोगे। पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को 15% इंटरेस्ट पे किया तो क्या फर्म के हाथ में 15 ही अलाउड है या 12 अलाउड है? 12%। अच्छा अगर 12% फर्म के हाथ में अलाउड है तो क्या पार्टनर के हाथ में पूरा 15 टैक्सेबल होगा या 12 टैक्सेबल होगा? सर पार्टनर के हाथ की बात कर रहा हूं, पार्टनर के हाथ में। अगर फर्म के हाथ में 12 अलाउड हो चुका है तो पार्टनर के हाथ में 12 टैक्सेबल होगा, क्योंकि फर्म के हाथ में 3% डिसअलाउड हो गया ना। और जब फर्म के हाथ में 3% डिसअलाउड हो चुका है तो वो 3% पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। बस ये बात ध्यान देना। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान देगा जी, एक लाइन रट लेगा। क्या रटेगा? जितना फर्म के हाथ में अलाउड उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल, जितना फर्म के हाथ में डिसअलाउड उतना पार्टनर के हाथ में एग्जम्प्ट है। बस ये बात ध्यान देना। ये बात क्लियर हो गई जी। उसके बाद जी अगला पॉइंट ध्यान से, नहीं अगला पॉइंट ध्यान से। आप सब लोग मेरी फर्म के पार्टनर हो, आप सब लोग मेरी फर्म के इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर हो। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर हो, इंटरेस्ट मिल रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो क्या आप इस वाले केस में 40B की लिमिट लगेगी नहीं लगेगी? आंसर इज नो। याद करो मैंने क्लास में कहा था अगर मैं पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में हूं, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा रिप्रेजेंटेटिव में, उस केस में 40B की लिमिट नहीं लगेगी।
सर 40B की लिमिट ना लगने का मतलब क्या है कि मैं आपको जितना मर्जी इंटरेस्ट पे करूंगा सारा अलाउड है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है जी? अगर मान लो मैंने आपको 20% इंटरेस्ट पे किया, 20% इंटरेस्ट पे किया, आप पार्टनर और इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इंटरेस्ट मिला रिप्रेजेंटेटिव में, तो 20 का 20 अलाउड होगा। एक बच्चा कहता है, वर्षा कहती है सर मैं तो पार्टनर जो हूं ना वो तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हूं और मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उस केस में क्या होगा? तो इस केस में भी 40B की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, 40B की लिमिट सिर्फ तब लगेगी मैं जिस कैपेसिटी में पार्टनर हूं उसी सेम कैपेसिटी में इंटरेस्ट लूंगा, तब 40B की लिमिट लगेगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी? ठीक है जी। अब मुझे दोबारा बोलना जी, लास्ट टाइम बस 40B में दो केस है, इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन। इंटरेस्ट और, क्लास के अंदर बोलो ना, इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन। इंटरेस्ट, हाँ नहीं आंसर दो। इंटरेस्ट वाले केस में अलाउड कितना है, सारा या 12%? वर्किंग नॉन वर्किंग या दोनों? अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी, पार्टनरशिप डीड में लिखा है 10%, पार्टनरशिप डीड में लिखा है 10, तो क्या 12 लोगे 10 होगा? 10। मैंने कहा था पार्टनरशिप डीड से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ये बात क्लियर है जी? उसके बाद ये बात करो सैलरी की। सैलरी वर्किंग नॉन वर्किंग या दोनों, या वर्किंग? सिर्फ वर्किंग। वर्किंग वाले केस में सारी सैलरी एक लिमिट है। कितनी लिमिट है? डिपेंड किस पे करेगा? बुक प्रॉफिट पे। जितने बुक प्रॉफिट होंगे 2 टुकड़े करोगे, पहले 3 लाख अलग, बाकी अलग। पहले 3 लाख का 90 और 1.5 लाख विच एवर इज हायर, और अगले बैलेंस का उसका क्या बनेगा? 60%। दोनों को टोटल कर लोगे, इतनी सैलरी अलाउड होगी, बाकी क्या हो जाएगी? डिसअलाउड। और अगर सैलरी नॉन वर्किंग पार्टनर को दी जा रही है तो 100% सैलरी डिसअलाउड होगी। बस ये पर ध्यान देना। मेरी बात समझ में आ रही है जी? ये तो हो गया 40B। अच्छा, फिर हमने किया था 187, 188, 189। आपको मैं थोड़ा याद करवा दूं। 187 में क्या था? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। वो उसको मतलब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन कब बोलते हैं? अगर सारे पार्टनर रिटायर, मतलब सारे नहीं, अगर पार्टनर रिटायर हो गए या पार्टनर एडमिशन हो रहे हैं बट कम से कम एक पार्टनर जो है वो पुराना है, मतलब एक पार्टनर बचा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सारे पार्टनर ही चेंज हो गए, फर्म ही नहीं बन गई, उसको क्या बोलते हैं? सक्सेशन ऑफ फर्म, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। ठीक है, तो ये ना थियोरेटिकल टॉपिक है, ये आपके मेनली थ्योरी बेस्ड टॉपिक है। 187 हो गया, 188 हो गया, 189 हो गया, ये थ्योरी बेस है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बनेगा वो सिर्फ कहां से बनेगा? 40B जो फर्म की आपकी डिडक्शन वाला है उसमें से प्रैक्टिकल बनेगा जी। ठीक है, अब बस 2 मिनट यहां पे रुक जाना जी। इधर देखो ध्यान से, देखो री, यहां पे मैं आपको एक बार 40B का बस डायग्राम दिखाना चाहता हूं। ये रही 40B, एक बार पढ़ो। इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन पेड बाय फर्म LLP इज अलाउड एज डिडक्शन इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन, रेम्यूनरेशन किसको पे करोगे? वर्किंग पार्टनर को। रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट शुड बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। Remuneration and interest should be related to the period falling after the partnership deed. It should not be retrospective. Obvious सी बात है। इंटरेस्ट जो होगा 12% तक अलाउड होगा। रेम्यूनरेशन जो अलाउड होगी बुक प्रॉफिट के बेस पे होगी। बुक प्रॉफिट पहले 3 लाख तक वही 1.5 लाख और 90 विच एवरेज हायर, बैलेंस का 60। बुक प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो नॉर्मल प्रॉफिट होंगे उसमें रेम्यूनरेशन ऐड कर देंगे अगर आपने डेबिट कर दी है। इंटरेस्ट आप 12% से ऊपर वाला क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, ये आपके बुक प्रॉफिट आ जाएंगे। फिर मैंने अभी आपको बताया जी, अगर पार्टनरशिप फर्म के आप पार्टनर हो, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो, इंटरेस्ट मिल रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो 40B की लिमिट नहीं लगेगी। आप पार्टनर हो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, इंटरेस्ट मिल रहा है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उस केस में 40B की लिमिट नहीं लगेगी। ये बात मैंने आपको बता दी है। फिर ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद अच्छा एक सेक्शन और था सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 78, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। इसका मतलब क्या था? अगर एक पार्टनर रिटायर हो चुका है, याद करो जी, अगर एक पार्टनर रिटायर हो गया तो जो पार्टनर रिटायर हुआ क्या उसका शेयर मैं आगे लेके जा सकता हूं? यस या नो बोल दो। अगर एक पार्टनर रिटायर हो गया, उस पार्टनर का लॉस में जो भी शेयर है क्या पार्टनरशिप फर्म आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? आंसर इज नो। सर मैंने पहले भी कहा था, अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस है, पहली बात तो वो पार्टनरशिप फर्म ही आगे लेके जाएगी, पार्टनर आगे लेके नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो उसका जितना भी शेयर उस लॉस में होगा पार्टनरशिप फर्म को वो छोड़ना पड़ेगा, वो शेयर आगे नहीं जाएगा। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। बट एक बात और ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लॉस वाले केस में था, अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन वाले केस में नहीं था। मतलब अगर डेप्रीसिएशन है, अगर पार्टनर रिटायर हो गया, डेथ हो गई, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो फर्म उसको आगे लेके जा सकती है। ये बात ध्यान देना,
ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं, देखो ये 78 द लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जी, यहां पे चेक करो, लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय द फर्म ओनली इफ देयर इज ए रिटायरमेंट और पार्टनर ऑफ डेथ, फर्म शैल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड शेयर ऑफ रिटायर और डिसीज पार्टनर इन द लॉस ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे सेक्शन 78 नॉट एप्लीकेबल टू अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, सो इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय फर्म इवन इफ पार्टनर रिटायर्ड और डाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस तरह से शेयर निकालते हैं। सबसे पहले आप निकाल लोगे शेयर ऑफ रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस में, उसका शेयर निकाल लो, माइनस कर दो शेयर ऑफ द रिटायर्ड और डिसीज पार्टनर इन द करंट ईयर प्रॉफिट, वो उसमें से माइनस कर दो। अब जो बैलेंस होगा ना उसको तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ये एग्जांपल आपके सामने, एग्जांपल एक बार लास्ट टाइम देख लेना जी। PQRS 4 पार्टनर है, इक्वल रेशो है, उसके लॉस है 8 लाख के, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 6 लाख के। अब सोच समझ के बोलना, ये 6 लाख के अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ये तो मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, बट जो 8 लाख रुपए के लॉस हैं उसमें 2 लाख रुपए के लॉस किसके हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो वो 2 लाख रुपए के लॉस जो है ना वो आगे नहीं जाएंगे, बस ये पर ध्यान देना। देखो मैंने क्या लिखा है, फर्म कैन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ 6 लाख ओनली, बट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है कैन बी कैरी फॉरवर्ड 6 लाख, मतलब वो पूरा का पूरा हो जाएगा, बट जो लॉस होंगे वो रिटायर पार्टनर वाले आगे नहीं जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, फिर आपका ये 187 आपको मैंने बता दिया चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन वाला हो गया जी। उसके बाद 188 सक्सेशन, भाई अगर पूरी नई फर्म बन गई, जैसे XYZ से ABC बन गई, तो ये क्या हो गया, सक्सेशन हो गया। और अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो चुकी है तो उस केस में जो भी आपकी असेसमेंट होगी, हर पार्टनर क्या होगा, जॉइंटली एंड सेवरली जो होगा वो क्या बन जाएगा जी, लाइबल बन जाएगा। तो बस ये आपका मेन पॉइंट निकल के आ रहा है। ठीक है जी, तो बस 40B आपका इसके अंदर सबसे मेन था। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारी पूरी रिवीजन थी जी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से 4-5 घंटे लगे हैं, मेरे ख्याल से 4-5 घंटे कितने लग गए होंगे हमारे, मैक्सिमम 2 4 6 7 कितने 8 आवर्स, मतलब टोटल 8 घंटे लगे, टोटल 7.5-8 घंटे लगे हैं। ठीक है, अब जितने भी मतलब 7.5 लगे 8 लगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम ये है, आपको मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ याद हो गया होगा, बट कम से कम ये तो फीलिंग आई होगी कि हमें रिकॉल हो रहा है। ठीक है ना, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि रिवीजन क्लास से 100% याद हो गया होगा, बट हाँ अगर आपको ये लग रहा है कि आपको रिकॉल हो रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर रिकॉल हो रहा है, अगर एक बार आप आराम से रिवीजन स्टार्ट करोगे तो याद भी होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब होती है कि मैं 8 घंटे बोलता रहूं और बच्चे की आंखें खुली रहें, ये चल क्या रहा है, तब तो दिक्कत है। हाँ भाई फिर तो प्रॉब्लम है, भाई आपको समझ ही नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, बट अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं हाँ हमने कुछ ऐसा क्लास में पढ़ा था, अगर ये फीलिंग आ रही है ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है ना, क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है 50 लेक्चर इनकम टैक्स के 10 दिन खत्म हो चुके हैं, 60 दिन हो गए, अब 60 दिन पहले का पहला लेक्चर, वो तो ऑब्वियस सी बात है किसी को एज इट इज याद भी नहीं होगा। बट अगर आपको फिर भी रिकॉल हो रहा है कि हाँ हमने बेसिक में ये किया था, रेजिडेंशियल में ये किया था, डिविडेंड में ये किया था, अगर आपको रिकॉल हो रहा है तो फिर अच्छी बात है जी। ऐसा कोई बच्चा यहाँ बैठा हो जिसको रिकॉल ही ना हो रहा हो, बिल्कुल भी कोई बच्चा ऐसा, कोई बच्चा सिंगल बच्चा जिसको रिकॉल बिल्कुल भी ना हो रहा हो, ऐसा कोई है? नहीं, फिर उसका मैं इलाज बताऊंगा ना। वर्षा सर बता दो। अच्छा आकांक्ष सर बता ही दो। सर टीपी और गार नहीं याद आ रहा था। टीपी और गार नहीं याद आ रहा था सर, मैट यस सर। सर मैं बताती हूँ सर, प्लीज इसका जवाब मैं देती हूँ सर, प्लीज। हाँ वर्षा मैं आई, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस 4-7 बादाम डेली खाने भिगो के, साथ में किशमिश लो, च्यवनप्राश खाओ, कुछ भी खाओ, बस। कुछ भी खाओ का मतलब क्या होता है, मतलब पूरे एक डाइट प्लान तो बताओ ना बच्चे को। सर मैं बताती हूँ, 2 बादाम, 1 मिनट रुको, पहले मैं सेशन 2 मिनट ओवर कर दूं, नहीं तो यूट्यूब वाले बच्चे भी बादाम काजू की रेसिपी समझ लेंगे। ठीक है, मैं 2 मिनट अभी सेशन बाय बाय कर रहा हूँ, फिर मैं वीडियो ऑफ करता हूँ रिकॉर्डिंग, फिर आपसे बात करूंगा, आपसे रेसिपी लूंगा मैं। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय।